बहा जैतपुर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्या यादें आज भी तरोताजा होती हैं आपके दिमाग में उस क्षेत्र को जब ध्यान में करते हैं? लोग रात में भी खेला करते थे। गर्मियों की रात में 2-2, 3-3 बजे तक कभी कभी जब कोई त्योहार होते थे तो रात में कई तरह के जो हमारे लोकल खेल हुआ करते थे। अब लोग समझ भी ना पाए कि टीपो क्या होता था, औरत धरा क्या होता था। बटेले का भल्ला होता था, बड़ा अच्छा बनाते थे वो। टोकरियाँ भी कहीं देखने को नहीं मिली जिस तरह से वो बनाता था। या बुद्धा के रौसा हुआ करते थे, वो चीज़ वो उस तरह की डिश कभी दूसरी जगह खाने को मिली नहीं। क्या कारण था आपकी इंस्पिरेशन का जो आप यहाँ तक पहुँच पाए? डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, उनका पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। अश्विनी श्रीवास्तव जी, तो इन लोगों ने मोटिवेट किया कि तुम तैयारी करो और जल्दी सक्सेस पाल होगी। कि बीच में कई दौर ऐसे आते हैं जहाँ पर ये लगता है कि वापस आ जाना चाहिए, इससे नहीं होगा। या समाज, खासकर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप ये तय कर लें कि समाज से बहुत सारी बुराइयां आएंगी जब आप फेल हो रहे हैं। सबसे इस पूरी संघर्ष में मेरे साथ जो सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ थे वो मेरे बड़े भाई राधेश्याम शर्मा। वैसे ही आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं जो लग रही हैं आपको कि आज आपके पास कोई साधन नहीं है उन समस्याओं को हल करने एज ऑन दिस डेट, तो उनको ब्रैकेट में डालो। समाज आपका आलोचक है, अभी समाज आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है, समाज को ब्रैकेट में डाल दो। खत्म नहीं करना है, आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, आपको उस चीज को एवॉलिश नहीं करना है कि जो हमारा विरोधी है हम उसको खत्म कर रहे हैं। नहीं, आप उसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि आप अभी ना आपके पास कोई जवाब है उसका और ना आप समाज आपको समझ सकता है अभी। तो आप क्या करो, ब्रैकेट में रखो समाज को, मतलब उस दिन के लिए कट जाओ। जब आपका होगी सफलता मिल गई, ब्रैकेट खोल दो, आ जाओ, अब तो नहीं कोई कहेगा। अच्छा, जैसे अभी आपने ये बताया, तो ऐसे कई रिश्तेदार भी तो होते होंगे जो पहले बुराई करते होंगे और आज वो सिफारिश के लिए फोन करते हैं कि मेरा फलाना काम करवा दो। कोई ऐसा स्टूडेंट भी मिला इस सब दौर में आपको जो आपको लगता था बहुत होशियार है और ये तो वास्तव में आगे जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज पास नहीं कर पाया? बहुत कुछ तो होता है डेस्टिनी, वो तो आपकी, ठीक है, और 90% आपकी मेहनत है, तो 10% कहीं ना कहीं लक है। एक जेल अधीक्षक की असली जिम्मेवारी क्या होती है? तो जेल के अंदर भी कुछ गैंग्स वगैरह इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि जब से आप आए हो आपने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया है जेल के अंदर, तो वो क्या है? मेरी ये तीसरी पोस्टिंग है। मैंने अपनी पिछली दोनों पोस्टिंग में भी स्पिरिचुअलिटी पे काम करता हूँ और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट डायमेंशन ऑफ द रिफॉर्म। इसी जेल की शायद घटना है कि यहाँ पर हेड वार्डन कुछ साल पहले उसने खुदकुशी कर ली थी। तो इस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किस तरीके से किया जाता है? देखिए, मानसिक दबाव हर संस्था में है लगभग। जिन लोगों को डील कर रहे हैं वो नॉर्मल लोग नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, हर बार हमारी कोशिश रहती है अपनी पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ नई जानकारियां देने की। ऐसी ही नई जानकारी के साथ हम आज आ रहे हैं जो एक ऐसी कहानी है जो आप सुनेंगे तो वाकई आपको लगेगी कि कुछ अलग है। दोस्तों, हर कहानी जो सुनाई नहीं जाती वही असली इतिहास बनती है। आज चलिए उस जगह जहां चार दीवारी नहीं, सिर्फ सजा नहीं, कई उम्मीदों और बदलावों की कहानी भी बयां करती है। खाकी वर्दी के पीछे भी एक इंसान का दिल धड़कता है, जहां एक और जन्मभूमि की यादें, दूसरी ओर कानून का सख्त अनुशासन। कहते हैं जिंदगी हकीकतों से भरी है, पर फिल्मों की तरह उसमें भी कभी कभी कोई असली हीरो निकल ही आता है। यह कहानी है एक ऐसे ही असली हीरो की जिसने जैतपुर बाह जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर देश की सबसे चर्चित और यूपी की सबसे बड़ी जेल के जेल अधीक्षक तक का पद प्राप्त किया। एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां एजुकेशन के नाम पर अगर हम आज भी जाएं तो शायद मुझे लगता है पूरे इंडिया में काफी पिछड़ा हुआ है। रेलवे अभी 10 से 15 साल पहले आई है, स्वतंत्रता के 60 साल 70 साल बाद। उस स्थान से आकर इतना आगे तक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा हूं डासना जेल के मुख्य अधीक्षक श्री सीताराम शर्मा जी की। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको टाइम मशीन पर ले जाकर उसी समय पर ले जाना चाहूंगा जब आपका बचपन बीता था। बहा जैतपुर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्या यादें आज भी तरोताजा होती हैं आपके दिमाग में उस क्षेत्र को जब ध्यान में करते हैं? भी बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने।
और बचपन से जाना है। बचपन किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे स्वर्णिम काल होता है और उसकी यादें हमेशा रहती हैं। और मेरा मानना है कि जब तक बचपन की याद करता रहेगा आदमी तो जवान तो बना ही रहेगा। तो हम लोग भी बचपन की याद करते रहते हैं। और बचपन बड़ा खूबसूरत था, बड़ा सुनहरा था, बड़ा अच्छा वातावरण हो रहा था, बहुत सारे दोस्त थे। और उस समय हम लोगों का जब बचपन था उस समय ये सोशल मीडिया और एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ समय पर्याप्त होता था। वहाँ उस समय जो हमें याद है, जैतपुर कला में जो हमारा घर है उस पूरे मोहल्ले में ये जितने सारे शाम को स्कूल के आने के बाद बच्चे खेलते थे, सारे सभी दोस्त होते थे। उस समय एक आध दिन के लिए दुश्मनी होती थी, लड़ाई हो गई, 1 घंटे के लिए दुश्मन हो गया, फिर दोस्त हो गया। तो उस समय वैमनस्यता नहीं थी मनों में। और घर भी ये नहीं थे कि जैसे जब खेल रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं था कि अपने घर में ही पानी प्यास लगी तो जाए, जो घर में किसी में भी घुस गए वहीं ले लिया। तो एक अलग तरह का बड़ा हंसमुख और सौहार्दमय वातावरण होता था, जिसकी अब बड़े शहरों में कमी दिखती है। और कमोवेश वहाँ जैतपुर में भी कमी दिखती है। अब मैं जाता हूँ तो उस तरह का वातावरण नहीं रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में व्यस्त ज़्यादा हैं बच्चे आजकल, वो उतना समय नहीं दे रहे हैं। हम लोग रात में भी खेला करते थे, मतलब गर्मियों की रात में 2-2 3-3 बजे तक, कभी कभी जब कोई त्यौहार होते थे तो रात में कई तरह के जो हमारे लोकल खेल हुआ करते थे वहाँ, चाहे कबड्डी तो खैर राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले जाते थे, लेकिन कई ओड़क ड्रा, कबड्डी, टीपो, ये ऐसे खेल थे जिनको जो हमारे लोकल थे और उनको शायद सब लोग समझ भी ना पाए कि टीपो क्या होता था, ओड़क डरा क्या होता था। लेकिन बढ़िया, उसमें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत नहीं होती थी। खेलने के लिए किसी संसाधन की जरूरत नहीं थी, बस जितने बच्चे हैं 7-8 लोग इकट्ठे हुए और खेल शुरू हो गया। आजकल खेलने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, महंगी महंगी चीज़ें चाहिए तब खेल हो पाता है। तो वो निश्चित है बचपन की यादें भी रहती हैं। और बचपन चूँकि वहाँ जैतपुर में गुजरा अपना, तो लगाव भी है। अभी भी जाते हैं वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ मिस करते हैं। जो चीज़ें कहीं अगर कहीं जैसे हर हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे देश की ये कल्चर है, हर कुछ किलोमीटर के बाद खान पान का पैटर्न भी बदल जाता है। खान पान, भाषा, भाषा 40-50 शैली, किलोमीटर, सब हाँ। चीज़ें बदलती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग बचपन में, या जब तक 10th तक पढ़ाई मैंने वहीं की है, कक्षा 10वीं तक जनता इंटर कॉलेज जैतपुर में ही पढ़ाई की। उसके बाद आगरा आ गया था। तो वहाँ तक जब तक रहे तो उस समय का जो खाने के चाट वगैरह हुआ करती थी, कई चीज़ें, तो वो स्वाद जो वहाँ मिला वो उसको बड़ा मिस करते हैं। अभी भी वो नहीं मिल पाती हैं उस तरह की। चाहे वहाँ उस समय एक हमारे यहाँ हुआ करता था बटेले का भल्ला होता था, बड़ा अच्छा बनाते थे वो, तो अलग प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया भी कहीं देखने को नहीं मिली जिस तरह से वो बनाता था। या बुद्धा के रौसा हुआ करते थे, वो चीज़ वो उस तरह की डिश कभी दूसरी जगह खाने को मिली ही नहीं। वो क्या होती थी, कैसे बनाते थे, लेकिन वो अद्भुत था अपने आप में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस करते हैं, याद रहती हैं। कुछ चीज़ें अभी एक अलग तरह की मिठाई है, शायद आपने नाम सुना होगा, उसी क्षेत्र से आप भी जुड़े हैं, तो दलदाने। हाँ बिल्कुल। तो वो भी उसके बनाने की, उसको तो हम लोग जब स्कूल से आते थे जनता इंटर कॉलेज से लौट के, तो वो चौराहे से थोड़ा पहले ही उसकी दुकान थी जहाँ वो बनाते थे। वो तो खुले में बनता था, तो बनाने की विधि हम लोग देखते थे, अपना बस्ता लटकाए हुए खड़े हुए दलदाने बनता हुआ देखते थे कैसे बनता है। तो वो उसकी अलग अच्छा, बहुत सारा मशीनीकरण नहीं था उसमें, ऐसा नहीं था कोई बहुत मशीनों की जरूरत हो, सब मैनुअल बनता था। तो वो बड़ा अलग समय था, अद्भुत समय था। उसको उस समय भी एंजॉय किया। और आज का जो समय है उसको भी, आदमी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होता है, एडेप्टेबिलिटी है। जितनी आदमी अपने आप को अडेप्ट कर लेगा जो परिवर्तन के साथ, तो सहज जीवन जी पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। चीजें मिस तो रहती हैं, जहाँ बचपन बीता हुआ है वो सारी चीजें। और पिछले 20-30-40 सालों में बदलाव भी बहुत ज्यादा आए हैं। जैसे आप आज लगभग वहां से 300 किलोमीटर दूर हैं और एक जेल अधीक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। तो इस पोस्ट पे जब आप अपने आप को देखते हैं और वापस से फिर जैतपुर जाते हैं, तो क्या वो जुड़ाव महसूस कर पाते हैं उस माटी से? नहीं, बिल्कुल वो जुड़ाव है अभी और बना हुआ है। और अक्सर जाता रहता हूँ मैं जैतपुर में, वहाँ के लोगों से जुड़ाव है। और वहाँ जाके, चूँकि मुझे नहीं लगता जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो ऐसा कोई भाव नहीं रहता मैं जेल अधीक्षक हूँ या क्या कोई अधिकारी हुआ नहीं। वहाँ सहज रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। वहाँ की सड़कों पे जाना, या फिर वहाँ जो पहले जिस रूट पे हम टहलने जाया करते थे,
अभी भी वहाँ के अभी जो ऐसे मेरे बचपन के दोस्त हैं जो वहीं रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, उनके साथ, या कभी त्योहारों पे जाना होता है तो बहुत सारे दोस्त जो बाहर रह रहे हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, तो हम लोग वहाँ सब भूल जाते हैं चीज़ें, ना अपनी पोस्ट ना कैरियर, सब वहाँ सिर्फ वहीं की मिट्टी में वहाँ बिल्कुल शामिल होके, तो फिर उसका अलग ही आनंद रहता है। तो जैसे अभी आप अपने गांव में जाते हो या जैतपुर कस्बे में जाते हो, तो उसका कुछ प्रोटोकॉल भी है, कुछ आपके साथ सिपाही रहते होंगे क्योंकि जब पद है, तो वो चीजें आपको उससे जुड़ने में दिक्कत देती हैं? नहीं, देखिए मेरा जो मानना है कि अपने घर में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, घर में आदमी आदमी ही रहता है। जैतपुर के लोगों के लिए अभी मैं वही सीताराम हूँ, और मैं हमेशा उम्मीद करूँगा कि मुझे, कुछ लोगों ने कभी कोशिश, जैसे जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे, मतलब एक किस्सा है, मेरे रिश्ते के मौसा लगते हैं, जैतपुर के ही रहने वाले, तो मैं जब उरई में पोस्टेड था तो मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल लेना या अपने साथ स्टाफ लेके चलना मुझे थोड़ा असहज लगता है, मतलब ये आप फ्री नहीं रह पाते उसमें। तो जब मैं गांव में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ चाह रहा हूँ कि अपने बचपन को जी के आऊँ, या अपने लोगों से उस तरह से बिना किसी उसके, मतलब जिसको अगर सीधे भाषा में कहें भौकाल के, वहाँ जाना मुझे पसंद है। तो लेकिन लोग कई बार ये होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, दूर से जुड़े होते हैं, चाचा या मौसा, इनको लगता है कि नहीं अब हमारा बेटा ये है तो वो 4 सिपाही लेके आओ, हमारे द्वार पे आओगे तो बड़ा फंका होगा, उनको लगेगा ये आए। तो वहाँ मैं ऐसे ही करता था, स्टाफ छोड़ के मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाता था, 1-2 दिन की छुट्टी जाता था, तो फिर फ्री रहता हूँ। तो उन्होंने एक दिन कहा, यार तू लेके आया कर 2-4 सिपाही तो हमारा भी बढ़ेगा, और यहाँ अब तू ऐसे ही घूमता है। तो मैंने कहा, मैंने मौसा तुम क्या देखना चाहते होंगे, क्या तुम चाहोगे कि तुम जब मुझसे मिलने आओ तो पहले 4 सिपाही मिलें, वो तुमसे पूरी कहानी पूछें क्यों मिलना है, क्या मिलना है, तब अच्छा लगेगा, कि नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगेगा और ना मुझे अच्छा लगेगा, तो यहाँ आके मैं सिर्फ सीताराम शर्मा रहना चाहता हूँ, लोगों के लिए जो था वही। हाँ, एक अफसर के रूप में ना आकर के एक बेटे तो के हाँ, रूप में तो उसी रूप में जाना है, और उसमें एक बंधन, मतलब मुझे जिंदगी खुली पसंद है। तो जब यहाँ है, नौकरी में है, जब यहाँ हूँ तो यहाँ मजबूरी है, सिक्योरिटी लेके चलना पड़ेगी, वहाँ मुझे किसको दिखाना है। दूसरा ये था, मैंने उनको दिखाना किसको, उन्होंने कहा देखें लोग, जितने मेरे लोग अपने हैं जैतपुर में वो सब जानते हैं कि मैं किस पद पे हूँ, यहाँ हूँ, सब जानते हैं ना, तो उनको क्या दिखाना, उनको क्या बताना, क्या है, वो जानते हैं सब। तो ये जो होता है ना, भ्रम फैलाना या फालतू का जो ओवर एक्टिंग करना, वो जो अभी आपने शब्द यूज करा, भोकाल, वहाँ तो भोकाल दिखाना, किसको दिखाना। हाँ, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखता है, वहाँ भी पता है, या ऑफिस में तब लोगों को पता है कि ये हैं, गांव में तो सब लोग जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्हें दिखा के करना क्या है। जैसे आपने अपनी वहाँ प्रारंभिक शिक्षा ली, आपने जैसे बताया कि 10th तक हमने जैतपुर के ही स्कूल से अपना लिया, आज आप वापस जाते हैं उस क्षेत्र में, तो जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्राइमरी में हैं या 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, आप क्या चीज मिस करते हैं उनके अंदर? नहीं देखो, अब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हमारे समय में जब हम लोग थे तो शिक्षा के लिए ना तो वहाँ बहुत, बस एक ही सरकारी इंटर कॉलेज था, जनता इंटर कॉलेज, उस समय अच्छी थी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन बहुत सारी डाइवर्सिटी नहीं थी, प्राइवेट स्कूल नहीं थे, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल इस तरह के नहीं थे। अब बहुत सारा जयपुर में ही पर्टिकुलर देखा जाए तो बहुत काम हुआ है। अभी वहाँ सिद्धांत राज महाविद्यालय है, सिद्धांत राज इंटर कॉलेज हैं, और भी कई इंटर कॉलेज हैं, पब्लिक CBSE बोर्ड से भी हैं, तो बहुत सारा शिक्षा का विस्तार हुआ है वहाँ। पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, तो लोगों को बहुत दूर, या तो बहा में था जो वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, या फिर आगरा आना पड़ता था। तो बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते थे क्योंकि सब पे इतने संसाधन नहीं होते कि वो बाहर दूसरी, आगरा वहाँ से करीब 80-85 किलोमीटर दूर है, या कहीं दूसरे शहरों में भेज पाएँ, संसाधन भी नहीं होते और भय भी रहता है, खासकर लड़कियों के केस में, जो चूंकि बीहड़ वाला लगभग एरिया है, वहाँ पर शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देते थे। तो सामान्य ये था कि लड़की 10th-12th कर लिया, उसकी शादी कर दी। वो इतना साहस, इतना जो माहौल था लड़कियों को बाहर भेजने का, वो नहीं हर व्यक्ति ले पाता, इतना रिस्क बाहर दूसरे शहर में लड़कियों को पढ़ने भेजने। अब वहाँ पर जब कॉलेज है तो ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ रही हैं, और लड़के भी जो बाहर नहीं जा सकते थे वो वहाँ शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कैरियर भी बना रहे हैं सही दिशा। जैसे आपने बताया कि लड़कियां अभी भी बाहर नहीं निकलती हैं या थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं लोगों के साथ में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, अब वो पहले पिछले 20 सालों में काफ़ी अंतर आया है। आज के पेरेंट्स भी इस बारे में जागरूक हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और अब हमारे जैतपुर से ही बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिल्ली में रह के पढ़ रही हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। कुछ लड़कियों ने सफलता भी पाई है। अभी एक लड़की है पहाड़पुरा गांव से, उसने बिहार में एपीओ की परीक्षा पास की है। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कैरियर बना रही हैं। बहुत सारी लड़कियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, लॉ कर रही हैं या कई कंपटीशन की तैयारियां कर रही हैं। तो अब वो उस चीज़ में परिवर्तन आया है। लेकिन जो बाहर आ सकने के लिए नहीं सक्षम थे, उनके पेरेंट्स या किसी तरह से, वो वहीं रह के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये एक नया डेवलपमेंट है। वो क्षेत्र जो है उसके सेंटर पॉइंट अगर हम माने तो एक बटेश्वर नाथ का मंदिर है, और एक साइड बहुत बड़ा बेहड़ है जिसको लोग चंबल के नाम से जानते हैं। उसी क्षेत्र से कभी हमारे परम पूज्य स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी आए हैं, उनकी जन्मस्थली भी वही रही है। उसके अलावा अभी हाल ही में हमारे एयर चीफ मार्शल रहे हैं RKS भदौरिया जी, वो भी उसी क्षेत्र से आए हैं। उसके ही क्षेत्र के निकटतम मुलायम सिंह यादव जी का भी जन्म हुआ है या वहीं उनकी राजनीति पड़ी बली है। क्या आपको उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिली है, या क्या कारण था आपकी इंस्पिरेशन का जो आप यहां तक पहुंच पाए? देखिए, क्षेत्र कोई भी हो और वहाँ पर हर जगह लगभग प्रतिभाएं होती हैं। उनके अनुकूल वातावरण मिले प्रतिभा को निखरने का, और ऐसे उनको कोई ट्रेनर मिल जाए या मास्टर मिल जाए या गाइड मिल जाए जो उसके टैलेंट को समझ के उसको बाहर ले जा पाए, तो निश्चित है प्रतिभा। और खासकर जो मैं महसूस करता हूँ, हमारे बाहर क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में प्रतिभा रही है, टैलेंट बहुत है। उस टैलेंट को सही दिशा जिन जिन को मिल गई थी वो सही दिशा में गए। हमारे जब हम कक्षा 9 या 10 में थे, कोई प्रोग्राम था, शायद स्कूल की सिल्वर जुबली फंक्शन था, उसमें उस समय आए थे विजय सिंह चौहान जी, चीफ गेस्ट बनाए गए थे। तो पता चला वो जैतपुर से हैं और उस समय खेल जगत की बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे, नेशनल अवार्डी थे। तो एक मिला था, एक जो इनिशियल इम्प्रेशन जो आया कि हमारा क्षेत्र, चूँकि पहले जो कि धारणा थी कि हम लोग जैतपुर से हैं, चंबल का एरिया है, और मतलब ठीक है गांव में पढ़ रहे हैं, और छोटी मोटी अपेक्षाएं थी कि कुछ पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, मास्टर वास्टर टाइप के टीचर कुछ करेंगे, या कुछ ऐसा था, ट्यूशन पढ़ा लेंगे। तो बहुत बड़े लक्ष्य तय नहीं हुए थे उस समय तक। मतलब ज्यादातर वहाँ बेहड़ बागी इनका राज तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। जैसे आजकल देखते हैं ना कि अच्छा 8, 9, 10 में ही आदमी लक्ष्य तय कर लेते हैं, बच्चे ये करना है, डॉक्टरिंग। अपना ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, चूंकि ना वो सब परिवेश था। लेकिन जब वो उनसे देखे इतनी बड़ी हस्ती है, चूंकि बहुत बड़ा नाम थे जो बताया गया और अलग व्यक्तित्व था, तो लगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि जैतपुर में रह के आप कहीं बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकती। वो जब कई देशों की यात्रा कर चुके, कई देशों में खेलते थे वो, तो ये था कि आदमी में टैलेंट होगा तो जा सकते हैं। तो उस समय से एक ये आया था कि नहीं, कुछ बड़ा भी हो सकता है, कर सकते हैं। ये नहीं था लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी, क्योंकि उतना विकसित क्षेत्र नहीं था, कि उतने गाइड नहीं थे, उससे सारे कैरियर एवेन्यूज भी नहीं पता थे कि क्या क्या कैरियर होते हैं, कि क्या क्या बन सकते हैं, ऐसा सब नहीं था। पर ये था हाँ, कुछ हो सकता है बड़ा। उसके बाद जब आ गए थे आगरा, तो 11th-12th में MD जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाई की, तब भी बहुत सारे कैरियर के बारे में विकल्प का पता नहीं था कि क्या होता है। बस एक पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख के कुछ हो जाता होगा। अच्छा, इस तरह से पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, जनता इंटर कॉलेज में टॉप किया था, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, 100 आउट ऑफ 100 आते थे, तो लोगों को उम्मीदें थी कुछ होगा बड़ा करेगा। फिर बाद में ये जब सिविल सेवा में आने का अगर देखेंगे आप, तो हो सकता है आपका अगला सवाल ये हो, तो मैं उसको अभी से ले लेता हूँ। सिविल सेवा में आने की प्रेरणा कहें या फिर उद्देश्य कैसे बना, इसके बारे में हमारे क्षेत्र से उस समय जो 2 सीनियर लोग थे हमसे, उनके सिलेक्शन हुए। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, उनका PCS में सिलेक्शन हुआ था पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और अश्विनी श्रीवास्तव जी थे। तो अश्विनी श्रीवास्तव, इन लोगों ने इनका UPSC से हुआ था, IRTS से हैं वो, अभी जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। तो इन लोगों का जब हुआ, तो क्योंकि ये गाइड भी करते रहते थे हम लोग को, स्कूल में भी आते थे, जब हम 10th में थे तो वहाँ भी इनका रहता था लेक्चर वगैरह। तो ये था कि जब इनको पता था कि पढ़ाई में अच्छे हैं, तो इन लोगों ने मोटिवेट किया कि तुम तैयारी करो और जल्दी सक्सेस पा लोगे। तो जब ये लगा कि ये लोग सक्सेस पा चुके हैं, दूसरा उसमें एक जो स्टिग्मा था कि हम एक
पिछड़े क्षेत्र को बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। एक रहता है स्टिग्मा, एक को जो कहें मतलब एक सोच का फर्क होता है कि पता नहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे और बड़ी जगह बड़े आगरा में जो पढ़ते होंगे तो वो पता नहीं उनका कितना मेंटल और इतना बड़ा होता होगा, हम लोग तो कहाँ जयपुर के। तो ये भ्रम कब दूर हुआ, जब दो लोगों को सफलता मिली। तो ये रहा कि ये तो यहीं से पढ़े हैं, जनता इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, यहीं रहे हैं, यहीं इनका घर है, ये लोग पा सकते हैं। तो नहीं, निश्चित है कि हो जाएगा। अपने ही बीच का जब आदमी जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है, निश्चित कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद देखो बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं बाहर जयपुर से, बहुत सारे सिलेक्शन लगभग हर साल कहीं ना कहीं, चाहे बीसीएस में या यूपीएससी में हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये कोशिश है, खासकर अश्विनी वैसा और गुरु वैसा, हम लोग ये कोई भी फंक्शन हो जयपुर में किसी कॉलेज में, तो कोशिश रहती है वहाँ जाएं। जाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो 1500 लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो अगर ये देखेंगे, जैसे मुझे इंस्पायरेशन मिला कि हमारे बीच से कोई गया है, तो उनके अंदर भी कहीं ये सोच होगी, कहीं किसी तरह की हीन भावना ये हो सकती है कि हम छोटे क्षेत्र में, हमारे पास व्यापक संभावनाएं नहीं होंगी, तो वो ये देख के इंस्पायर हो सकती हैं कि नहीं ये तो हमारे बीच से गए। उनको मैं जरूर बताता हूँ कि मैं यहीं पढ़ा था जनता इंटर कॉलेज में, और आज तुम लोगों के पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, हमारे समय में इतना भी नहीं था। तो यहाँ से पढ़ के जब हम एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हीन भावना से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं। बहुत सारी सफलताएं हैं और बहुत सारे कैरियर एवेन्यूज हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ये तो बात हो गई आपकी आगरा तक के सफर की। उसके बाद आप 2010 में 2010 बैच से एक पहले सेलेक्ट होते हैं, थोड़ा उसकी कहानी भी हमें बताएं। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि सिविल सेवा में जाने का मेरा छात्र जीवन के दौरान ना कोई संकल्पना थी, ना कोई उद्देश्य था, ना कोई इस तरह का टारगेट था कि ये अचीव करना है। बस सिंपल सा पढ़ाई करके, मैथमेटिक्स में अच्छा था तो ये था टीचिंग करेंगे, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाता भी था। लेकिन इसी दौरान इन दो लोगों के जो सिलेक्शन हुए, जो के, तो इन्होंने इंस्पायर किया। मुझे याद है कि सबसे पहले 2004 या 5 की बात है, मैं उस समय पीजी कर चुका था एमएससी मैथमेटिक्स और अपना ट्यूशन पढ़ाता था, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता था। तो अश्विनी भाई साहब आए हुए थे, उस समय वो लखनऊ में पोस्टेड थे। तो उन्होंने आके कहा था कि तुम तैयारी क्यों नहीं करते हो उसमें। तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत वीक था, तो कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बस पास होने के लिए पढ़ा। इंटरेस्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें था। तो उन्होंने पहली बार मुझे एनसीईआरटी की बुक्स खरीदवाई थी, उसी दिन ले गए मुझे। सदर बाजार है वहाँ, उस समय एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ मिला करती थी। तब से मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। और पहला प्रीलिम्स जो दिया यूपीएससी का, वो मैथमेटिक्स से दिया और प्रीलिम्स हो गया। बहुत कम तैयारी, मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मैथमेटिक्स अच्छा था, उसके दम पे हो गए। तो एक अलग क्लियर हो गया था, क्लियर हुआ पहली बार में। तो सबको ये रहा कि भाई पहली बार में 2-3 महीने की पढ़ाई में प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से। तो फिर सब लोगों ने ये कहा नहीं अब तो पूरी तैयारी करो। तो ऐसे एक संयोग बन गया। तो कई बार मैं तो लोगों से कहता हूँ कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था ये सिविल सेवा में जाना या तो अपने आप को मैं एक्सीडेंटल ऑफिसर मानता हूँ, कुछ ऐसी घटना होती ही। और अब जैसे 2010 में आपने क्लियर कर लिया, फिर आपके साथ जुड़ा हुआ है कई व्यूअर्स का, दर्शकों का ये थोड़ा सा एक सवाल रहता है कि 2014 में आप दोबारा से उसको करते हैं, इसका क्या कारण था? देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है और मानव जीवन की कहानी भी यही है कि सतत इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उस समय जो मुझे पोस्ट मिली दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस से, तो उसमें जब मैंने किया लगभग 3 साल किया, तो वहाँ जो मैं चाह रहा था उतना मुझे लग रहा था उतना स्कोप नहीं है कि और मतलब बहुत बड़ा जो चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहा था कि एक बड़े क्षेत्र तक पहुँचा जाए। कार्य का दायरा सीमित था, तो मुझे लगा और करना चाहिए कुछ। तो उसके बाद लगातार एग्ज़ाम देते रहे, कोई दूसरी पोस्ट मिले जिसमें थोड़ा कार्य क्षेत्र का दायरा ज़्यादा हो, कुछ और व्यापक कर पाएँ समाज के लिए, और इस तरह की तो एग्ज़ाम देते रहे। साथ में कुछ सीनियर्स थे, उनका देखा तो ये पद मुझे ठीक लगा कि यहाँ पर हम, जो मेरा शौक़ था शिक्षक बनने का, तो मुझे लग रहा है इसमें वो कर सकते हैं। लोगों के जीवन में कुछ सुधार कैसे आ सकता है जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं, क्योंकि जो जेल में आते हैं वो निश्चित है कहीं ना कहीं भटके हुए लोग हैं। अपराधी हैं या नहीं ये तो दूसरी बात है, न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन भटके जरूर हैं वो सामाजिक और विधिक मानदंडों से, तब वो कारागार में आए। तो उस उद्देश्य से परीक्षा दी, तो फिर से 2014 बैच में इसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भी सोचा परीक्षा देंगे, लेकिन जब आया तो यहाँ सेटिस्फेक्शन था, ठीक है, अच्छा काम लगा। कुछ लोगों को
जीवन दिशा, बाद में धीरे धीरे पढ़ाई के अगले चरणों में थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ता गया, तो उस पर भी फिर उस हिसाब से भी ये चीज़ अच्छी लगी, ये जॉब, इसमें काम काफ़ी। तो आपका लक्ष्य जेलर बनना ही था या रैंकिंग की वजह से, किस वजह से आपको जेलर का पद मिला? नहीं, जेल अधीक्षक के रूप में ये मतलब ऐसा लक्ष्य नहीं था कि जेल अधीक्षक ही बनना है, क्योंकि पीसीएस परीक्षा में रैंक के हिसाब से पोस्ट तय होती है और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो बहुत सारे पद, जितने राज्य सेवा के जितने पद होते हैं वो सारे उसी परीक्षा से भरे जाते हैं अधिकारियों के, तो उसमें आपको प्रेफरेंस देना होता है क्या बनना है। तो मेरा ये बाकी सारे पदों के, क्योंकि बहुत सारे पदों पे मैं काम कर चुका था 3 साल हाथरस में पोस्टिंग के दौरान, क्योंकि मेरा मूल पद तो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी था ही, लेकिन एडिशनल चार्ज के रूप में बहुत सारे पदों पर रहा मैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जो बीडीओ बोलते हैं, इन सारे पदों पे मैंने एडिशनल चार्ज के रूप में काम किया था। तो एक चीज़ समझ में आ गई थी कि, और इधर मैंने कुछ जेल अधीक्षकों से मिलकर देखता भी था कि जो जयपुर से, जिनका मैं अभी नाम बताया, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, वो जेल अधीक्षक थे, तो 1-2 बार जेल जाके देखा, तो मुझे जो काम जो मेरी अभिरुचि के अनुसार था इन सारे पदों में, मुझे ज़्यादा ठीक ये लगा, तो इसको मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिया था जेल अधीक्षक पद को। नहीं, तो ये रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग तय के होता हिसाब से, है या आप रैंकिंग के लिख के हिसाब से। देते हैं उस हिसाब से? लिख के देते हैं पद के प्रेफरेंस, जैसे पहला पद जनरली लोग एसडीएम रखते हैं, फिर दूसरा कोई डीपीएसपी रखेगा, बीएसए, कई सारे पद हैं, तो वो अब रैंक आपकी कितनी है और उसके सापेक्ष वो आपको कैसे मैच कर रहा है, तो उससे मिलता है। मतलब एक संयोग होता है ये कि आपको कौन सा पद मिले। तो जैसे आपने अभी तक बताया कि आपके कैरियर जो जयपुर से शुरू हुआ, फिर आगरा गया, फिर दिल्ली में आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। अब मैं आना चाहूंगा एक बड़े ही टाइट सवाल पे, या कहें इस बीच कोई ऐसी स्ट्रगल स्टोरी जब आपको लगा हो कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ? देखिए, सिविल सेवा में तैयारी करने में लाखों लोग अप्लाई करते हैं और देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो सफलता उतनी आसान नहीं होती। सबसे बड़ा इसमें टाइम स्पान बहुत होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1-2 साल में सफलता प्राप्त कर लेंगे। उसके सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हों, कितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल हों, कितने बड़े इंटेलिजेंट हों, 1 साल में सफलता मिल ही नहीं सकती। इसमें कम से कम 3-4 साल का संघर्ष चाहिए। अब वो आप कब से शुरू करते हैं ये मैटर करता है। कई बार ये होता है कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तैयारी, उनका पारिवारिक माहौल ऐसा रहा होता है, उनके घर में कोई तैयारी पहले किया होगा या कोई अधिकारी रहा होगा, तो वो लोग कक्षा 10 के बाद ही उसी पैटर्न पर तैयारी शुरू कर देते हैं, या ग्रेजुएशन के दौरान वही सब्जेक्ट रखते हैं जो उन्हें उसमें रखने हैं कंपटीशन में, तो उसी पैटर्न पर तैयारी करते हैं, तो इसलिए उन्हें ग्रेजुएशन के 1-2 साल में मिल जाता है सिलेक्शन। लेकिन वो ये नहीं होता कि 1 साल की तैयारी में मिल गया। तैयारी 3-4 साल की चाहिए। बहुत ब्रॉडर सिलेबस है और मुझे लगता है कि जानबूझ के ऐसा रखा गया है, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं सोसाइटी के, और जो नेचर ऑफ वर्क है वो सिंपल 10 से 5 वाली नहीं होती ऑफिसर्स की, कि 10 से 5 एक काम किया और 5 बजे के बाद जिम्मेदारियां खत्म। तो यहाँ 24 घंटे जिम्मेदारी होती है, और समाज को एक जो ब्यूरोक्रेट समाज के परिवर्तन का जो है, जो शासन की मंशा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं समाज की या राष्ट्र की जिनके समाधान तत्काल नहीं होते। तो वो आपको एक बड़े जन समूह को भी समझाना है, उसे कई बार मॉब होता है वहाँ भी समझाना है, तो इतने प्रेशर हैंडलिंग आपको आ जाए, इसके लिए वो इस तरह का सिलेबस डिजाइन किया गया है कि आप चीज़ों को, असफलताओं को मैनेज कर पाएँ। ये आवश्यक नहीं आप एक अधिकारी के रूप में हर काम करेंगे वो सही हो जाएगा या हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाए, आपको फेल्योर को एक्सेप्ट करना आ जाए, आप हर स्थिति में स्वयं को संभाल पाएँ। इसलिए लंबी प्रक्रिया रखी गई है। जब कई बार फेल होते हैं तो आप उसको कैसे समझ पाते हैं चीज़ों को। और इस सिविल सेवा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अब तक जो सिर्फ पास ही हुआ, वो फेल तो होना ही होना होगा, चाहे प्रीलिम्स में हुआ होगा, मेंस में होगा, इंटरव्यू, एक आध फेलियर उसने जाना होगा कि फेल कैसे होते हैं, और फेल होते हैं तब कैसा लगता है। तो ये ज़रूरी है, फेल अपनी असफलताओं से सीखना और असफलताओं को आत्मसात करना एक मनुष्य के सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। और अब जितने भी जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की या 10th 12th में हैं, असफलताओं से नहीं घबराएं। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है।
इस वाक्य को समझें और इसके गुणार्थ समझें कि जब तक आप असफल नहीं होंगे तो सफलता का स्वाद चख ही नहीं सकती हैं। उससे निराश नहीं होना है, सफलता निश्चित मिलेगी। कई बार ये होता है कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या डिजाइन कर रखा है, हो सकता है आप गलत दिशा पे जा रहे हो तो वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, तो कभी वो डेस्टिनी सही रास्ता दिखाएगी, वहाँ सफलता मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आईएएस बन जाए, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ये सबके लिए अलग टैलेंट है। तो पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय ये देखना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं और टाइम स्पान कितना है। क्योंकि जो आपने कहा कि बीच में कई दौर ऐसे आते हैं जहां पर ये लगता है कि वापस आ जाना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। या समाज, खासकर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप ये तय कर लें कि समाज से बहुत सारी बुराइयां आएंगी जब आप फेल हो रहे होंगे। हाँ, वो लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से तो कमेंट करेंगे। आपको ये तय करना है कि आपके पास कुछ ऐसे स्तंभ हैं जो उस असफलता के दौर में आपके साथ खड़े हों, चाहे परिवार का हो, आपका कोई भाई हो, कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा है हर स्थिति में, इसलिए कि धनी अभी सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, और बात ऐसा आपके पास एक दो आदमी है कोई, आप आ जाओ, जो आपको 4-5 साल तक साथ दे पाए। और फिर भी गारंटी नहीं कि आप सफल ही होगे। ये एक सुपर आइडियलिज्म है कि हर काम को ही जाके ये भी मान के मत चलो कि हमें हर हाल में होना ही है। जहां ये कर लेते हो आप विकल्प लेके नहीं चलोगे जीवन के बारे में, और ये सोच के तैयारी करोगे कि मैं 5 साल में आईएएस ही बन रहा है, नहीं बन पाएगी। आईएएस तो 1 साल में 100 के आसपास पद होते हैं, बस फॉर्म डाले जाती है 9-10 लाख। सब यही सोच रहे हैं आईएएस ही बनूंगा, नहीं बन पाए तब सुसाइड करूंगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। प्रयास करूंगा, ट्राई फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर वर्स्ट, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने सारे एफर्ट्स के लिए प्रयास करेंगे मैक्सिमम सक्सेस पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलती है फिर मैं अपने न्यूनतम के लिए भी तैयार हूं और अपना न्यूनतम तय कर लेना चाहिए। वर्स्ट केस क्या होगा, हर आदमी जो भी बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहा है, बहुत जरूरी है वो ये पहले तय करे कि मैं अगर गिरूंगा मतलब मिनिमम लेवल पे मैं क्या करूं, वहां तैयार कर ले। कभी टेंशन नहीं होगा, कभी अनाव नहीं होगा, कभी क्विट करने का मन नहीं होगा। मैंने ये तय कर लिया था, इसलिए मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि नहीं अब छोड़ दें, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से लगा था और मुझे पता था कि नहीं होगा। मतलब ये नहीं कहूंगा कि मुझे 80 साल में हर हाल में सिलेक्शन होगा, विश्वास था, आस्था थी, ईश्वर पे भरोसा था कि होगा, लेकिन नहीं होगा मैं उसके लिए तैयार था। और उसके लिए मेरा जो वर्स्ट केस में जो विकल्प था वो मेरा तैयार था, वो भी बहुत अच्छा, बड़ा क्लियर था। मैं मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, नहीं होगा। मेरा यही अगला सवाल आपसे पूछने का मन था, जिसका जवाब आपने दे दिया। ज्यादातर जो हम स्टूडेंट्स देखते हैं, खास तौर से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी अपना मनोबल तोड़ देते हैं और सुसाइड पे चले जाते हैं। नहीं देख, तो इसका मूल कारण जैसे अभी आपने बताया कि उनको ये सोच के चलना चाहिए कि अगर हमें ये नहीं मिला तो इसका पर्याय क्या हो सकता है और हमें क्या मिल सकता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल उसके लिए तैयार रहना होगा। और जैसा अभी आपने मैंने जो बातचीत में आया था कि आपके पास कुछ ऐसे 1-2 स्तंभ होने चाहिए जो असफलता के दौर में आपके साथ खड़े हों, क्योंकि समाज निश्चित है आलोचना करेगा, समाज का काम है आलोचना करना। तो बहुत सारे लोग, मुझे सुनने को मिलता था मेरी तैयारी के दौरान ये स्थितियाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अब क्या इतना बड़ी अब उम्र हो रही है, ब्याह क्या कर लें, ये सब चीज़ें जो अपनी लोकल भाषा में लोग कहते थे। कुछ लोग पापा को जाके बताते थे, लेकिन मेरे पापा को भरोसा था, उन्होंने कई आलोचकों को जवाब दिया कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत है, जब उसे दिक्कत नहीं मुझे दिक्कत नहीं। सही बात। और सबसे इस पूरी संघर्ष में मेरे साथ जो सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ थे वो मेरे बड़े भाई राधेश्याम शर्मा जी। उन्होंने हर स्थिति में मेरा साथ दिया। उन्होंने कभी, जब मतलब मुझे ये याद है जब असफलताएं मिल रही थी तो मुझे उतना कष्ट नहीं होता था, उन्हें ज़्यादा कष्ट होता था। और वो कहीं ना कहीं एक ये भी होगा कि उनकी जो प्रबल इच्छा थी उस वजह से मैं इसमें शायद टिका भी रहा इस फील्ड में, कि नहीं 3-4 असफलताएं मिली, लेकिन मुझे ये था कि नहीं भैया का मन है मुझे करना है। और उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं फेल हो रहा हूँ इस चीज़ का, उन्हें प्रबल था कि होना ही होना है। तो एक आपके पास, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है तैयारी के दौरान, आपको पैसा चाहिए, तैयारी कर रहे हैं, किताबें चाहिए, महंगी किताबें आएंगी, कोचिंग भी लेना होगा, गाइडेंस लेना होगा, कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो जो पैसे, अगर आप पे वो प्रेशर आ जाता है
घर से ताने मिलने लगे, आपको इतना बड़ा हो गया, 4 पैसे कमा, कहीं यहाँ पढ़ रहा है, ये घर से भी आते हैं, बहुत सारे लोगों के घर से भी आते हैं, रिश्तेदारों से आते हैं, समाज से आते हैं। लेकिन मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली मानूंगा एक बड़ी सीमा तक कि मेरे जो गांव के लोग थे, मेरे गांव के हर व्यक्ति को भरोसा था क्या आप करोगे और कि मैं निश्चित कुछ बड़ा करूंगा। और वो लोग, जब मैं संघर्ष के दौर में था, मतलब मैं कुछ नहीं, उस समय अगर कहा जाए तो मैं फेलियर वाले में था, संघर्षशील था, फेलियर नहीं था। तो मेरे पास ना कोई पद था, ना कोई जॉब था, कुछ नहीं था। वो मेरे गांव के लोग उसी भाव से तब ट्रीट करते थे, आज भी उसी भाव में करते हैं, कोई अंतर नहीं। ना उनमें अंतर है, ना मुझ में अंतर है कोई। ज्यादातर लोग में जो मेरे अपने लोग थे, उनमें वो तब भी मुझे उसी रूप में लेते। जब मैं जाता था तो जो आज जाता हूँ, वही भाव उन लोग का तब होता था जब पहले जाता था। तो मुझे उस तरह की जो सामाजिक जो तृष्णा थी उसको नहीं झेलना पड़ा, परिवार में मेरी झेलना पड़ा। कुछ 1-2 रिश्तेदार थे तो वो तो घर में कहते थे, वो पिताजी झेल लेते थे उनको, ऐसा था। जब मेरे साथ एक मेरा दोस्त था ग्वालियर का, तो वो किसी त्योहार पे घर नहीं जाता था, सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदार परिवार वाले सब ताने देंगे, इसलिए वो जाता ही नहीं था। तो बहुत सारी समय, बड़ा अलग तरह का संघर्ष होता है जो दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, या उधर हम लोग राजेंद्र नगर में जो झेल रहे होते हैं स्टूडेंट तैयारी वाले। तो बहुत सारी, केवल पढ़ाई एक आयाम है कि इतनी मोटी मोटी किताबें, इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, उसके साथ साथ आपको जो प्रेशर मैनेजमेंट करना है, टेंशन मैनेजमेंट करना है, वो जो आपके परिवार से आ रहा है, समाज से आ रहा है, रिश्तेदारों से आ रहा है, वो बड़ा सहज नहीं होता, बड़ा कठिन समय होता है, ना आसान नहीं होता वो चीज़ें। तो इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ, जो भी कैरियर तय करें आज के बच्चे, उसमें ये सारे देखें कि भविष्य में क्या क्या होना है, रिसोर्सेज आपके पास क्या है, कितना प्रेशर मैनेज कर पाओगे, कितने समय तक झेल पाओगे। सिविल सेवा का लक्ष्य तय करना है तो आप ये देख लें आपके पास वित्तीय स्रोत कौन है। कोई एक व्यक्ति, आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, क्या आपके साथ हैं अगले 3-4 साल तक आपको फाइनेंस करने के लिए? निस्वार्थ वो करते रहेंगे, क्योंकि असफलताएं मिलेंगी। और दूसरा ये सोच लो, क्या आपका जो समाज है, या तो वो आपका साथ देगा, नहीं दे रहा है तो क्या आप समाज को इग्नोर कर पाओगे कुछ समय के लिए? ऐसा नहीं हमेशा के लिए इग्नोर करना है, क्योंकि वही लोग, अगर जहाँ आलोचनाएं होती हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, खैर मेरा समाज मेरे साथ पहले भी था, आज भी है, लेकिन कई ऐसा देखा है कि जो समाज के लोग कहते हैं कि अरे बेकार में पढ़ा है। क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसके पापा क्लर्क थे, जिसका मैंने अभी उदाहरण बताया कि वो अपने घर नहीं जाता था, तो उसके रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले सभी कहते थे अरे बनना, अधिकारी बनने चला है, IAS थोड़ी बनते हैं क्लर्क के लड़के, अरे कुछ छोटी मोटी नौकरी कर ले, ब्याह प्याह कर ले, घर चलाए। ये उसको कहा, उसको मुंह पे कहा जाता था, उसके पिताजी को कहा जाता था, लेकिन उसके पिताजी उसके साथ खड़ी थी और वो बना। अभी मध्य प्रदेश में जनसंपर्क अधिकारी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिलेक्शन हुआ उसका। तो सफलताएं मिलती हैं, लेकिन उसमें संघर्ष झेलने की क्षमता होना चाहिए और पलायनवादिता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के ताने सुनकर जब छोड़ना हो, तैयारी से क्विट करना हो, तब करो कि ठीक है अब मैं ये कर रहा हूँ। और वही जो मैंने पहले कहा, ट्राई फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर वर्स्ट। अपना वर्स्ट तय कर लो कि मैं मिनिमम क्या करूँगा। और किसी कंपटीशन की कोई बच्चा तैयारी कर लेता है, अगर शिद्दत से, सफलता मिले ना मिले, एक बेहतर नागरिक बन जाता है। उसके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। वो कुछ नहीं करेगा तो कोचिंग खोले, ट्यूशन पढ़ाए, इतना नॉलेज तो हो जाती है, तो जीवन यापन एक अच्छा कर सकता है। तो पलायन ना करें, ये आत्महत्या जैसा या डिप्रेशन में जाके इस तरह की ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अपने जीवन को समझें, जीवन क्या है, जीवन बड़ा कीमती होता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो भी पद प्राप्त कर लो, या उद्योगपति बन जाओ, ये सारी चीज़ें जीवन जीने के साधन हैं। ऑल आर द मीन्स ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ। तो हम साधन के चक्कर में साध्य को बर्बाद कर दें। ये जीवन जीने के साधन है कि ऐसे जी लो या वैसे जी लो। उसके लिए जीवन ही खराब कर लो कि ये साधन नहीं मिला मुझे तो अब तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, अब मैं बस रोज शाम को दारू पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं IAS नहीं बन पाया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है उसे मनुष्य होने का कोई अधिकार नहीं, उसमें इतनी समझ होना। और मुझे कई बार ये लगता है, मैं तो बोलता हूँ कई लोगों से, अगर ऐसा व्यक्ति IAS नहीं बन पाया तो अच्छा ही है। अगर ये बन भी गया होता तो देश को बर्बाद ही करता, क्योंकि योग्य नहीं था, बिल्कुल योग्य नहीं था, इसीलिए नहीं बन पाया। जिसको जीवन का प्रबंधन नहीं आता वो ये नहीं जान पा रहा है कि ये जीवन जीने का तरीका था एक,
ये अगर उसे मान लिया जाए कि वो समाज में बड़ा परिवर्तन लाना चाहता था, कुछ करना चाहता था आईएएस बन के, तो ऐसा कोई आईएएस बन के ही परिवर्तन नहीं आते, परिवर्तन बिना पद के भी ला सकते हो। जो कुछ काम करने हैं, अगर मन में इच्छा है प्रबल, काम होते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए दूसरा माध्यम तय कर रखा हो और बड़ा कुछ तय कर रखा हो, तो उस पर आस्था रखो, ईश्वर पे अपना कर्म करो, परिणाम मिलेगा अच्छा। कर्म किया है, कर्म कभी नष्ट नहीं होती, कर्म का परिणाम मिलना ही मिलना है, किस रूप में मिलेगा ये वो तय करेगा जो। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन हर आदमी में नहीं हो पाता और वो शायद इसीलिए चुन नहीं पाते। वो इसलिए नहीं हो रहा कि जो हमारी थाती थी, जो हमारी भारतीय मांग में की, जो हमारी भारतीय परंपरा है ना, इतनी मजबूत है, उससे दूर हो रहे हैं लोग। भगवत गीता में कहते हैं कृष्ण, अवश्य में भोक्तव्यम कृत अकृत कर्माणि, अवश्य भोगने होंगे जो कर्म या दुष्कर्म करें, सबका भोगना है। तो फिर जब आप कर्म कर रहे हो तो निश्चित है उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। आपने कुछ आउटपुट इनपुट डाला है तो आउटपुट आएगा ही, तो इसमें भरोसा रखो। साइंस भी यही कहता है, मैथमेटिक्स भी यही कहता है और हमारा अध्यात्म भी यही कह रहा है, फिर समस्या कहाँ है? तो ये चीज समझनी होगी कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो परिणाम आना ही आना है, निश्चित है। 1+1 2 होगा ही होगा। हाँ, आज नहीं तो कल आएगा, परिणाम तो आएगा। हो सकता है कुछ और चुना हुआ हो इससे अच्छा जो आ जाए सामने, आपको वो परिणाम आना ही आना है। तो इसलिए जो मैं कभी इस तनाव में नहीं रहा कि क्विट करना है, क्योंकि क्विट करके ही मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। जैसे अभी आपने एक बात की कि समाज को भी समझना चाहिए कि समाज आपको किस तरह से देखता है, वो आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो अब कई लोगों के साथ ये दिक्कत है, मान लो उनको समाज सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। समाज आपको थोड़ी तय करेगा कि आप कहाँ जाएंगे। समाज का मैनेजमेंट करना, मैंने कहा कि समाज को आप कैलकुलेट कर लो कि आपका साथ देगा या नहीं। नहीं देगा, आपको लग रहा है कि समाज सिर्फ आलोचना करेगा, जैसा मैंने अपने दोस्त का उदाहरण बताया, उसने समाज से कट गया 4 साल के लिए, उसने बंद कर दिया त्योहार बजाना, अपने गाँव जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे मालूम है समाज जहाँ नेगेटिव बातें करेगा उससे कुछ देर के लिए तो तनाव होगा ही ना। तो एक थ्योरी ऑफ ब्रैकेटाइजेशन है जो मेरी अपनी थ्योरी है जीवन जीने के लिए। ये मैंने मैथमेटिक्स और फिलॉसफी से निकाली है, इस पे कभी बात करेंगे, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ ब्रैकेटाइजेशन, कोष्ठकीकरण का सिद्धांत। जो समस्याएं हैं जीवन में, बड़ी समस्याएं जटिल हैं, आप तत्काल हल नहीं कर पा रहे हो, अभी हल नहीं कर सकते, भाग तो नहीं सकते इससे। जैसे गणित में करते हैं ना, बड़ी बड़ी थ्योरम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट लगे होते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, या पहले ब्रैकेट में बड़ी कैलकुलेशन है, ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आसपास की जो है उन्हें ऐड ऑन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ब्रैकेट को फिर बाद में सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं जो लग रही हैं आपको कि आज आपके पास कोई साधन नहीं है उन समस्याओं को हल करने का, एज ऑन दिस डेट, तो उनको ब्रैकेट में डाल दो, रख दो। इनको जब अनुकूल समय आएगा तब इनको हल करेंगे। तो ये थ्योरी हर कंप्यूटर को, हर संघर्षशील युवा को, हर संघर्षशील बच्चे को अपनानी पड़ेगी जो संघर्ष कर रहा है किसी फील्ड में, कि जो समस्याएं लग रही हैं उन्हें ब्रैकेट में रख दो। आपको लगता है कि समाज आपका आलोचक है, अभी समाज आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है, समाज को ब्रैकेट में डाल दो। खत्म नहीं करना है, आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, आपको उस चीज को एवॉलिश नहीं करना है कि जो हमारा विरोधी है हम उसको खत्म कर देंगे, नहीं। आप उसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि आप अभी ना आपके पास कोई जवाब है उसका, और ना आप समाज आपको समझ सकता है अभी। तो आप क्या करो, ब्रैकेट में रखो समाज को, मतलब कुछ दिन के लिए कट जाओ उससे। जब आपका होगी सफलता मिल गई, ब्रैकेट खोल दो, आ जाओ, अब तो नहीं कोई कहेगा। तो जो प्रैक्टिकल जो मेरे जो जिस दोस्त का उदाहरण बता रहा हूँ उसने ये किया, अब वो समाज में भी जाता है, गांव में जाता है, लोग उसी गांव के लोग उसे चीफ गेस्ट बनाते हैं प्रोग्राम्स। अच्छा, जैसे अभी आपने ये बताया, तो ऐसे कई रिश्तेदार भी तो होते होंगे, जैसे मान लो आपके साथ हुआ हो, या आपके जो दोस्त हैं आप जिनकी बात कर रहे हो, क्योंकि आपकी बात होती है, जो पहले बुराई करते होंगे और आज वो सिफारिश के लिए फोन करते हैं कि मेरा फलाना काम करवा दो। तो सिफारिश के लिए फोन करते हैं वो तो दूर की बात हो गई। मैं तो तत्काल के एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे ही सिलेक्शन हुआ उस व्यक्ति का, अरे हमें तो पहले ही पता था ये तो बहुत करेगा, ये तो बचपन से ही होनहार था, ये लड़का तो नाम रोशन करेगा खानदान का, हमें तो पहले ही पता था। तुरंत वही लोग जो कल तक ये कह रहे थे कहाँ खराब कर रहा है टाइम, और उनके लड़के ये नहीं बनते, उसको एक आ गया। एक आध मेरे भी केस में थे, ज्यादा नहीं, 1-2 लोग थे, तो वो बात है वो ज्यादातर। ओ अरे हमें तो पता ही था सीताराम तो बिल्कुल झंडे गाड़ेगा, ये करेगा, ये सब का था, वो तो होता है। हाँ, जो पहले बुराई करते थे, कहते थे भैया कुछ नहीं समय बर्बादी, और बाद में फिर
उस चीज कई लोग सलाह देते हैं, आपको बताएंगे यार देखो ऐसे नहीं होगा, ये काम कर लो। तो विचलित नहीं होना है, बस इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि हमें विचलित नहीं होना है। हमारा लक्ष्य हमने तय कर लिया है, लेकिन लक्ष्य तय करने से पहले टाइम दो पूरा। किसी को फॉलो करके लक्ष्य मत बनाओ, ये देख के मत बनाओ कि उसका ये हो गया मैं भी ये कर लूंगा। अपने रिसोर्सेस, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको देखो, तुम्हारे साथ साथ क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो लंबे समय तक साथ दे पाएंगे, ये तय करना पड़ेगा। हाँ, आपकी क्षमता है उतना आगे जाना चाहिए। अपनी क्षमता, अपनी रिसोर्सेज, कोई प्रैक्टिकल होकर लक्ष्य तय करना है। बी प्रैक्टिकल इन डिसाइडिंग योर गोल्स। कोई ऐसा स्टूडेंट भी मिला इस सब दौर में आपको जो आपको लगता था बहुत होशियार है और ये तो वास्तव में आगे जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज पास नहीं कर पाया? बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो जीवन बहुत अच्छा जी रहे हैं। अभी जहाँ कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा। मैं तो एक उदाहरण, मेरा एक दोस्त है, मेरा बैकग्राउंड फिलॉसफी नहीं था, लेकिन मैंने जब तैयारी के दौरान फिलॉसफी सब्जेक्ट रखा, तो मुझे जो वो कोचिंग में दोस्त मिला था वो, तो उसका फिलॉसफी बैकग्राउंड भी था, फिलॉसफी बहुत अच्छी थी उसकी। उसने फिलॉसफी के नोट्स मुझे दिए और फिलॉसफी का बेसिक मुझे उसने समझाया। मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा आए फिलॉसफी में, और उसका फाइनली सिविल सेवा में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका क्या कारण रहता है? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कमी रहती है उनकी? देख, कमी नहीं रहती, कमी नहीं कहेंगे, कई चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ तो होता है डेस्टिनी वो तो है। आपकी, ठीक है, और 90% आपकी मेहनत है, तो 10% कहीं ना कहीं लक है, ईश्वर की कृपा है। दूसरा, ये एक कंपटीशन की प्रक्रिया है। आप उस 3 घंटे में लिख रहे हैं पेपर, उस समय आपकी मन स्थिति किस तरह की हो गई इस पर भी निर्भर करता है। आप पूरे साल बहुत अच्छा कर रहे थे, उस समय आपको वो चीज़ नहीं याद आई या उतना अच्छा नहीं लिख पाए उस पर्टिकुलर क्षण में, बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये नहीं होता कि कोई कमी रही या वो अच्छे नहीं थे, वो डिजर्व करते थे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। तो कहीं ना कहीं ये हमें मानना पड़ेगा, जो सुपर पावर है भाई, आप आध्यात्मिक हो, ईश्वरवादी हो, तो उसे ईश्वर मान लो। कोई आध्यात्मिक नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, तो कोई ना कोई तो पावर है जो पूरी यूनिवर्स को गवर्न कर रही है, तो वो तय चीज़ें करती है। और सिविल सेवा में पहले स्केलिंग का भी होता था, कई स्केलिंग से मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं, तो बहुत राइटिंग स्पीड भी है। हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं। अकेली मेहनत नहीं है। जैसे अभी आपने अपने भाई साहब के बारे में बताया, एक दोस्त के बारे में भी बताया, तो यहाँ एक जिक्र बहुत बहुत जरूरी है छेड़ना कि परिवार में और कौन कौन है और उनका क्या क्या सपोर्ट रहा आपके इस सफर के अंदर? देखिए, परिवार का मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का मुझे पूरा सपोर्ट रहा और मेरे हर समय में हर तरह से मेरे साथ खड़े रहे। परिवार में मम्मी पापा हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है, 2 बहनें हैं, और सबसे बड़ी चीज़, मेरे छोटे भाई की शादी पहले हो गई, क्योंकि उसका कैरियर सेट था, उसे तय था उसे क्या करना है, वो करने लगा था वो चीज़, इंजीनियरिंग करके अपना बिजनेस शुरू किया था उसने, तो उसकी शादी कर ली गई थी। तो ये कि हमारे क्षेत्र के हिसाब से आप समझते हैं एक बड़ा स्टेप था, ब्राह्मण परिवार में छोटे की शादी करना, बड़े बड़ा करना। रह जाए। तो कुछ आलोचनाएं जो पापा के पास आती नहीं कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रह जाएगा अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो मतलब सपोर्ट सबका रहा। और मैंने भी फिर शादी जब सिलेक्शन से पहले ही कर ली थी, बाद में जब मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हुए आईएएस की, तो शादी कर ली थी फिर, और सोचा लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज ही थी? नहीं, लव का तो दूसरी तरफ हो गया था ना, लव तो मेरा कहीं और था, किताबों की तरफ था, अच्छा। कैरियर की तरफ था, तो कहीं लव हो ही नहीं पाया, किसी से मौका ही नहीं मिला, तो वो लव बाद में हुआ, शादी के बाद फिर हो गया लव। अरेंज मैरिज ही थी? अरेंज थी, बाद में फिर वो लगती लव मैरिज टाइप की है। तो शादी बाद में की, मतलब कर ली थी यूपीएससी के अटेम्प्ट के बाद। फिर ये था कि देखेंगे स्टेट का देंगे एग्जाम, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं अपना स्कूल और कोचिंग वाला शुरू करेंगे, वही एक ही काम आता था, हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं था। तो उसके बाद के जो शादी के बाद भी लगभग 2-2.5 साल का रहा संघर्ष। तो उसमें पत्नी ने भी
मतलब पूरा सपोर्ट किया और हर स्तर से सपोर्ट किया। उस दौरान उन्हें गांव में भी रहीं, गांव में रह के भी उन्होंने पूरा जो एक आदर्श पत्नी का धर्म निभाया। और उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए नहीं किया कि किसी तरह के अभाव में, पहले तो मेरे परिवार ने किसी तरह का अभाव महसूस नहीं होने दिया। मतलब निश्चित बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे बड़े भाई मिले जिन्होंने कभी शादी के बाद भी एहसास नहीं होने दिया कि हम अपना खर्चे के लिए पैसा उनसे ले रहे हैं। और पत्नी ने भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ संघर्ष के लिए। तो निश्चित है परिवार के प्रत्येक सदस्य का बड़ा सहयोग रहा। और मम्मी पापा का तो जो विश्वास मेरे ऊपर और उनका आशीर्वाद, दोनों चीज़ें हुई, तो उन्होंने किसी तरह से कभी निराश नहीं होने दिया। और बाकी परमपिता परमेश्वर की कृपा रही कि आज जीवन में एक सम्मानजनक पद भी मिला। और उस पद में भी जो नौकरी के दौरान भी किसी तरह की कोई विशेष समस्याएं नहीं आई। और दूसरी इसके लिए भी ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि ईश्वर ने किसी गलत प्रवृत्ति की ओर नहीं मोड़ा है। ऐसी सेवा में रहने के लिए ये कहा जाता है कि बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां आ जाती हैं। कई लोग कहते हैं एनसीआर में रहने के बाद और इस तरह का पद होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है कुछ बुराइयों से बच पाना। तो अभी तक ये सारी बुराइयों से बचे हुए हैं और अब तो कोई संभावना नहीं कि बुराइयों की तरफ जाने का। इसके लिए भी अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा कि बुराइयों की तरफ क्यों नहीं जा पाया। अगर आप हर चीज़ से सीखने लगते हैं तो आप निश्चित है कि वो बहुत बड़ा शिक्षा मिलती है उससे। बहुत ज़्यादा जीवन बड़ा सहज और सरल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कहीं। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की लिए ज़रूरत नहीं है जीवन को सीधा जीने के लिए। तो मेरे साथ कक्षा 9 की एक घटना है जनता इंटर कॉलेज की। स्कूल के अच्छे स्टूडेंट था ही और खासकर गणित में बहुत अच्छा था। तो गणित वाले मास्टर साहब के बहुत प्रिय थे। तो हम लोग फ्रंट बेंचर थे, आगे की सीट पर बैठते थे। और हम 4-5 दोस्त थे, हम पांचों अच्छे थे पढ़ने में, जिसमें एक उनका जो गणित के शिक्षक थे हमारे, उनका बेटा भी था। दुर्भाग्यवश उसका भी देहांत हो गया कैंसर से। राजीव दोस्त था और वर्मा जी हमारे गणित के शिक्षक थे। तो उस समय एक ये जो मीठी सुपारी होती, स्वीटी सुपारी अभी भी चलती है, आती है, वो शायद उस समय नई आई होगी या उसमें वो कहीं से मिल गई थी हम लोगों को, शायद स्कूल की कैंटीन में मिली होगी। तो 5वां पीरियड होता था इंटरवल के बाद गणित का। तो हम पांचों लोग वो सुपारी खा रहे थे और आगे की सीट पे बैठे थे। मन में किसी तरह का कोई गिल्ट था नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भाव ही नहीं था, नहीं तो करते ही नहीं। तो आगे की सीट पे बैठ के, और एक कॉन्फिडेंस अलग रहता था गणित के उसमें पीरियड में, क्योंकि गणित के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो उस फुल कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे, आगे की सीट पर सुपारी खा रहे थे। मास्टर साहब ने देखा, थोड़ी देर बाद, मुंह तुम लोग का क्यों चल रहा है? बड़े कौन मास्टर सुपारी खा रहे हैं। उन्होंने हम पांचों को खड़ा किया, मुर्गा बना दिया, जिसमें उनका बेटा भी था। अब समझ में नहीं आ पाया क्यों बने, क्या हो गया, क्योंकि वो तो सुपारी तो गलत चीज़ थी नहीं हमारी नज़र में। पीरियड खत्म हुआ, करीब मुझे लग रहा है 15 मिनट के बाद बनाए गए थे। 40 मिनट का पीरियड होता तो 20-25 मिनट मुर्गा बने रहे, बीच बीच में दर्द हुआ जो गिरा। लेकिन उस समय ये जो दौर था, आज वो बदल चुका है। ये एज एन स्टूडेंट ये हिम्मत नहीं थी कि टीचर से पूछ लें क्यों बन जाए। उन्होंने कहा बन जाओ, तो बन गए। बाद में उन्होंने पूछा क्यों बनाए गए, उनको पता नहीं, कि तुम सुपारी खा रहे थे और सीना चौड़ा के बताओ रहे सुपारी खा रहे, ये बदतमीजी है, अभद्रता है। तो उसके बाद उस समय जितनी सोच थी, थोड़ा थोड़ा विचार आया। उसके बाद वो विचार और परिष्कृत हुआ जैसे बड़े होते गए, कि एक सुपारी ने, मीठी सुपारी ने, एक अच्छे खासे स्टूडेंट को, जो पूरे स्कूल का चहेता था, इवन जैतपुर में भी सब लोग ये जानते थे अच्छा लड़का है, क्यों भैया उस समय अच्छे मार्क्स लेके गए थे, नाम रोशन किया था जैतपुर, तो सबको उम्मीद थी ये बोर्ड में नाम रोशन करेगा। तो सबका चहेता एक, और लगभग कोई बुराइयां नहीं थी, एक आदर्श छात्र मानते थे, आदर्श लड़का मानते थे घर वाले भी। उसको एक सुपारी ने मुर्गा बना दिया। तो उसके बाद की चीजें, सुपारी के बाद गुटखा है, मसाला है, तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट, दारू और तमाम चीजें, ड्रग्स, ये तो जाने क्या क्या बना देंगे। जब सुपारी मुर्गा बना सकती है एक अच्छे खासे आदमी को, तो इस तरह के अन्य जो बुराइयां हैं वो तो पता नहीं क्या क्या बना देंगे। तो वहीं से ये था संकल्प के नहीं, कहीं नहीं। और उस दिन मैसेज मिल गया कि मैसेज मिल गया, उससे सीखने वाली बात थी।
तो ऐसे अगर मैंने उससे सीखा कि सुपारी से हो सकता है तो जाने क्या क्या होगा। तो उसके बाद ये रही है कि मतलब कभी किसी सुपारी तो खाई नहीं और उसके ऊपर की कोई चीज़ कभी नहीं इस्तेमाल की, वरना कभी मन हुआ। और अब तो बौद्धिक चेतना इतनी हो चुकी है कि किसी तरह की बुराई की प्रति अब तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। बात आपके घर की भी हो गई, परिवार की भी हो गई, समाज की भी हो गई, लेकिन आप एक छोटे कस्बे से आते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं, वहां से बहुत सारे लड़के ये सोच करके आते हैं कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। तो उनके करियर को लेकर के आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मुश्किलें क्या आती हैं? क्योंकि खुद आप उसी परिवेश से आए हो, शायद आप ज्यादा महसूस कर पाओगे। देखिए, कैरियर में सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है, पहला कैरियर का सिलेक्शन। ये अभी अवेयरनेस या उस तरह की काउंसलिंग का अभाव है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में, गांव में, ग्रामीण परिवेश में, कि बनना क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखा देखी करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि उसने इसमें सफलता प्राप्त के लिए उसमें। अगर हम अपने लक्ष्य को सही से चयन कर पाएँ तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आवश्यकता है तो सही से कैरियर एवेन्यूज़ क्या होंगे और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किसके लिए फिट रहेगा, कितने कितने रिसोर्सेज हैं, ये कैलकुलेशन अगर सही से कर ली जाएगी तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं। फिर अगर लक्ष्य तय कर लेते हैं उसके बाद चुनौतियाँ ये होती हैं कि उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं या उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है, वो चुनौतियाँ, इन चुनौतियों के समाधान मिल जाते हैं। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समस्या जेन्युइन होना चाहिए, समस्या क्या है ये पता होना चाहिए। जब हम कैरियर को लेके भ्रमित होते हैं या अपने जीवन की दिशा को लेके भ्रमित होते हैं तो फिर समस्या ही नहीं पता है ना आपको समस्या क्या है, समाधान किस चीज़ का होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें पता होनी चाहिए कि करना क्या है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन कैरियर के लिए नहीं, आगे जीवन में भी जो भी कर रहे हो ये देखिए, कई बार हमें लगता है कि जब हम, या अपना ही हम लोग एग्जाम्पल बताएं कि जब तैयारी कर रहे थे तब ये लगता था कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि पहले सिलेक्शन ले लें, उसके बाद जीवन में बड़ी खुशियाँ होंगी। अब आ गए तो लगता है कि नहीं, पहले ज़्यादा खुशियाँ थी। तो जो आप पे जिम्मेदारी आ जाएगी तो बहुत सारी उसमें आपके साथ प्रेशर्स होंगे, बहुत सारे टेंशन होंगे, तो वहाँ भी आपको तय करना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और ये इस बात में क्लियर होना होगा मैं अपने आप से चाहता क्या हूँ, मैं खुद को किस रूप में देखना चाहता हूँ। ये जिस दिन क्लियर कर लेगा आदमी, सब कुछ संभव है, सब कुछ हासिल हो जाएगा और जीवन में उसकी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कभी वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बशर्ते वो तय कर ले मुझे चाहिए क्या। यही हमें जब स्टूडेंट लाइफ में कैरियर सेलेक्ट करते समय ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाना है, इसके लिए ज़रूरी होती है। तो इसके लिए मैंने काम किया है, मेरी एक अपनी खुद थ्योरी पे काम किया है, 11 पॉइंट्स थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग। तो उस पर कभी आप चाहेंगे सेशन कर लेंगे, अलग से उसी पे कर लेंगे। हाँ, जो मुझे लग रहा है छात्रों को ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमें गोल सेटिंग कैसे करनी है, गोल का चयन। गोल सेटिंग बहुत बड़ा काम हो जाता है गोल अचीव से पहले, क्योंकि आप गोल ठीक नहीं है, आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, तो अचीवमेंट किस चीज़ का होगा, हो ही नहीं पाएगी। तो हमें सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ा आयाम है सफलता किस चीज़ की प्राप्त करनी है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारण सही हो जाता है तो सफलता के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उस पर मैं किताब भी लिख रहा हूँ, जल्दी आ सकती है, समय कम मिल पाता है, लगभग तैयार है। तो उस पर कभी एक सेशन करके ऐसे ये लोगों को जाएगा सोशल मीडिया में, तो मुझे लग रहा है बच्चे उसमें अपना लक्ष्य सही से निर्धारित कर पाएंगे। बिल्कुल, आप जब भी कहोगे हम उस बुक के ही ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे। हम भी चाहेंगे कि लोगों को ये पता लगे कि गोल किस तरह से बनाया जाता है, उसमें किस चीज के वैल्यूज, प्रिंसिपल रख करके हमें आगे जाना चाहिए। एक सवाल इसमें और आ जाता है कि जब हम, जो आज का युवा है, यूथ है, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उसमें फंड की कितनी जरूरत होती है और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कौन से वो इंस्टीट्यूट हैं जो अगर देखा जाए आज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जिनके पास फाइनेंस ज्यादा नहीं है, जो उनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, या ऐसा है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा और गाइड करें। देखिए, फंड तो निश्चित है, एक बेसिक नेसेसिटी है, फंड की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आप अभी जो कंपटीशन का दौर है, इतना कंपटीशन है, अब और ज़्यादा इसलिए होगा कि मटेरियल बहुत अवेलेबल है। कई सारे ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, फिजिकल कोचिंग्स हैं दिल्ली में या इलाहाबाद में, और कई छोटे शहरों में, आगरा वगैरह में भी हर जगह हैं अब तो। और वहाँ फिर अब ये कोचिंग का सिलेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग सबके लिए फिट नहीं हो सकती। मतलब कोई एक कोचिंग का नाम बताया जाए कि इस कोचिंग में जाओ तो सफलता मिल जाएगी, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा।
किसी आदमी का हो सकता है रीजनिंग बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छा हो, उसको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी का ये हो सकता है उसका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो, उसे हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। उसका रीजनिंग एरिया बहुत कमज़ोर हो या एनालिटिकल एरिया कमज़ोर हो, तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये वो खुद एज एन इंडिविजुअल तय कर पाएगा या अपने कुछ दोस्तों में बैठ के ये कर पाएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा वीक एरिया क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। ये उसको करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ काउंसलर से ले सकता है, या कुछ सबसे बड़ा अच्छा जो गाइडेंस होता है वो होता है अपने आसपास के ऐसे लोग ढूंढो जो सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, उनसे अच्छा गाइड कोई उनसे नहीं कर उनसे सकता। अच्छा गाइड उनसे तय करो। फिर आप ये पता देखिए, सारे कोचिंग का कोई ऐसा पैकेज लेने से सफलता मिल नहीं सकती कि आपको सारी चीज़ें कोचिंग में पढ़नी। जीएस, सी सेट, ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारे पैकेज में जाओगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपके जो एनर्जी वेस्ट होगी ना, हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एरिया स्ट्रांग होता है, वो सेल्फ कर सकता है उसको, तो उसको सेल्फ करो। जो वीक एरियाज हैं उनके लिए उसके लिए कोचिंग में कोचिंग गाइडेंस लो। लो, तब तो बैलेंस बनेगा। पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे कोचिंग पे, क्योंकि एक कोचिंग में हजारों छात्र पढ़ते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होना। यानी कोचिंग ना, कोचिंग पे डिपेंड, किसी के नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता। बड़े से बड़े कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, आपको वहाँ अपनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो उसमें थोड़ा डाइवर्सिटी लानी होगी, अन्य से अलग होना चाहिए आपका। जो मेंस लिख रहे हैं, हजारों लोग लिख रहे हैं, उसमें सिलेक्शन उसका होगा जो अलग लगेगा। कुछ रटा हुआ लिख दिया कोचिंग ने, जो लिखा है वही आपने छाप दिया, कभी नहीं होगा सिलेक्शन, चाहे जितने अच्छे कोचिंग का नोट्स हो। तो कोचिंग सिर्फ एक डायरेक्शन है, वहां से हमें लेना क्या है ये पता होना चाहिए। आज इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतनी किताबें अवेलेबल हैं, इतने नोट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे बड़ा काम ये हो जाता है पहला कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पहले ये था क्या पढ़ना है, जब रिसोर्सेज कम थे। अब इतना मटेरियल है तो ये तय करना पड़ेगा नहीं क्या करना है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उलझ जाओगे। उलझ जाओ, इतना सारा मटेरियल क्या क्या पढ़ोगे, एनर्जी उतनी, टाइम उतना है, तो ये तय करना है कि ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है, इस चीज की कोचिंग नहीं लेनी। जैसे मेरा रीजनिंग, मेरा मैथमेटिक्स वाला एरिया बहुत अच्छा था, तो मुझे जरूरत नहीं, मैंने कहीं अगर मैं भी एडमिशन ले लेता कि भाई सी सेट की कोचिंग में एडमिशन लो, मुझे नहीं जरूरत थी। मैं सी सेट कभी पढ़ा ही नहीं, सी सेट वाला एरिया में बिना पढ़े एग्जाम देने कभी नहीं पढ़ा मैंने, किताबें भी नहीं खरीदी, क्यों, मेरा वो एरिया इतना स्ट्रांग था, तो मैं उस पर क्यों वेस्ट करूँ टाइम। मेरा ज्योग्राफी बहुत कमजोर था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था, कभी समझ नहीं आया भूगोल, उसके लिए मैंने अलग से कोचिंग ली थी, सिर्फ भूगोल की विशेष कोचिंग ली थी 1.5 महीने की। तो ये चीज पता करना पड़ेगा मेरा कमजोर क्षेत्र कौन सा है और मजबूत क्षेत्र कौन सा है, किस पे कितना समय देना। ये समय प्रबंधन है, खासकर सिविल सेवा की तैयारी बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट है, उसमें ये सीखना है चीज। चलिए, अब बहुत आपके इस बारे में हमारी बहुत बात हो गई। अब आ जाते हैं आपके जो इस समय रोल है जेल अधीक्षक का, उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले इसमें पूछना चाहूंगा कि एक जेल अधीक्षक की असली जिम्मेवारी क्या होती है। देखिए, किसी जिले में जो जेल होती है, जिला जेल, उसके एचओडी के रूप में जेल अधीक्षक होता है, यानी उस जेल का सबसे बड़ा अधिकारी। तो उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी जेल के प्रबंधन और संचालन की, और वहाँ पर उस प्रबंधन और संचालन में शामिल होता है स्टाफ का भी उससे काम कराया जाना, कैसे काम होने हैं, साथ ही बंदियों में जो सुधार और उनके लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो भी देखना अपने अधीनस्थों के माध्यम से। जेल में असल में क्या होता है, जैसे हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, और बहुत सारी मूवीज इस टॉपिक के ऊपर आई है, क्या असल में जेल वैसी ही है? देखिए, जेल का शुरू में जेल फिल्मों में अगर बॉलीवुड की बात करें तो बहुत सारी अपराध जगत से जो पिक्चरें बनती हैं, मूवीज बनती हैं, वो अपराध है तो जेल है, तो ज़्यादातर फिल्मों में जेल का कॉन्सेप्ट आता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो फिल्मों में जो जेल है, क्योंकि फिल्मों में तो जो बाकी चीज़ें दिखाई जाएँ वो भी सही नहीं होती, तो इसलिए जेल का भी वो रूप मानना सही नहीं। अन्य चीज़ें जो फिल्मों में होती हैं वो भी यथार्थ नहीं, वो काल्पनिक हैं। तो इस तरह जेल की जो छवि फिल्मों में वो भी काल्पनिक है, जैसे पूरी फिल्म काल्पनिक होती है, उससे एकदम अलग है, इतर है बिल्कुल। जेल का जो, खासकर हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो जेल की संकल्पना है, या जेलों का ऑफिशियल जो नाम है, देट आर करेक्शनल सेंटर, सुधार गृह, ये सैद्धांतिक नाम है।
और उसी भूमिका पे काम कर रहे हैं। जब अंग्रेजों के समय में जेलों की संकल्पना थी प्रताड़ना गृह के रूप में, और वहाँ जेलों का इस्तेमाल होता था क्रांतिकारियों को या जो राष्ट्रभक्तों को उनके जो उद्देश्य है उससे भटकाना और उनको प्रताड़ित करना, ये काम था। उसके बाद जो हमारे आज़ाद भारत में जब जो एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, वहाँ पर किसी व्यक्ति को इस आधार पर उसे समाज से अलग नहीं किया जाएगा कि वो, या उसको हीन नहीं माना जाएगा कि वो कुछ विधिक और सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं कर रहा। तो जेल सुधार गृह के रूप में लाए गए। अगर कोई व्यक्ति किसी सामाजिक या विधिक मानदंड से थोड़ा भटक गया है तो उसको वो एहसास कराया जाए कि ये तुमने गलत किया है, और उसका वो प्रायश्चित करे और अपने आप को एक बेहतर नागरिक बना के फिर से समाज की मुख्यधारा में ले आए। ये जेलों की संकल्पना है। जेलों में एक जो मूल जो इसका कंसेप्ट आता है कि जो आया व्यक्ति जेल में आइसोलेशन में रखा जाता है, यानी बाकी समाज से अलग हो जाए, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी बुराइयां आ गई हैं जो समाज के या कानून के देश के हित में नहीं है, उनसे दूसरे लोग प्रभावित ना हो जाएं, इसके लिए उसे आइसोलेशन में रख दिया गया, जहां उसे पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप का वो कर पाए आत्ममंथन कि उसने गलत किया है और उसको कैसे सही करना है। ये उसी तरह से है जैसे जब अभी हाल ही में 2-3 साल पहले कोविड का दौर आया था, तो वहाँ जब संक्रमण हो गया तो आइसोलेट कर दिया क्योंकि दूसरे लोग उससे प्रभावित ना हो जाएं और उसका भी बढ़ ना जाए। तो वो जब ठीक हो गया तो समाज में फिर आ गया वो। इसी तरह से जो सामान्य अपराधी प्रवृत्ति होती है, तो वो अपराधी व्यक्ति नहीं होता, एक प्रवृत्ति होती है, क्रिमिनल इंटेंट, अपराध प्रवृत्ति, वो किसी व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है। उसको अगर समय से दूर कर दिया जाए तो फिर से अच्छा नागरिक बन सकता है। तो जेल इस संकल्पना पे चलती हैं, मूल संकल्पना ये, और हम लोग इसी धारणा पर काम करते हैं कि जो आ गया है अंदर, किस परिवेश में उसने अपराध किया है या नहीं किया है या भूल से हो गया, तो उसके साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करना है। अच्छा, दूसरा ये भी है, इसमें अपराधी होते नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता। कुछ अपराधी भी होते हैं जिनका जो पेशेवर अपराधी हैं उनको नहीं सुधारा जा सकता, उनके सुधारने की लंबी प्रक्रिया होगी। अगर ये संकल्पना कर लें कि हर व्यक्ति को सुधारा जा सकता है तो ये सुपर आइडियलिज्म होगा। तो जब इस प्रयास में हम काम करेंगे कि सब सुधर जाएंगे तो फिर शायद किसी को ना सुधार पाए। तो ये अंतर करना पड़ता है कि कौन हार्डकोर क्रिमिनल है, कौन सिचुएशनल क्राइम में आया है, कौन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और इनको सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो उनकी क्या जेलें भी अलग अलग होती हैं, पेशेवर अपराधी और जैसे आपने बताया कि कुछ मजबूरी बस बन जाते हैं या गलती में बन गए, उनको अलग अलग रखा जाता है एक ही साथ? नहीं, जेलें अलग नहीं होती, जेलें तो एक ही होती है, उसी में सारे लोगों को रखा जाता है, क्योंकि ये बाहर से उन पे कोई ये टैग नहीं होता कि ये पेशेवर है या नहीं है, या ये फर्स्ट टाइम है या सिचुएशनल क्राइम में आया है। वो जेल में आता है तो एक अपराधी ही उसको माना जाता है कि अंडर ट्रायल है, तो न्यायपालिका तय करेगी वो अपराधी था या नहीं। ये जेल अथॉरिटीज का काम होता है। हम लोग इस पे अगर संवेदना से काम करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन पेशेवर है, कौन सिचुएशनल क्राइम में आ गया है, उनको अलग अलग तरह से ट्रीट करेंगे तो चीज़ें एक हम समाज के लिए बड़ा काम कर पाते हैं। कोशिश होती है नया कोई अपराधी ना बन जाए। जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो चाहेंगे कि उनके जो गैंग होता है उसमें और सारे नए अपराधी शामिल हों, तो इसके लिए मेरी अपनी एक थ्योरी है, रोल मॉडल थ्योरी ऑफ क्राइम, उसके आधार पर काम करते हैं। तो उसमें कोई बड़ा अपराधी है, वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा हो सकता है जो उस दिशा में बनना चाहते हैं, बड़ा माफिया बनना चाहते हैं, या तो वो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? वो बड़ा अपराधी है सोचो, और वो बड़ा उसके साथ 10-12 लोग चल रहे हैं, भोकाल है पूरा, वो बाउंसर चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियों से उतरा, मोटी मोटी सेने की चेन, तो उसने छोटा मोटा अभी कोई चोरी वोरी कर रहा है, वो सोच रहा है मैं ऐसा बनूंगा, वो उसका आदर्श बन गया। ये तो बड़ा जलवा है, इतना सब कुछ है, इतने लोग पैर छू रहे हैं, उसके रोल मॉडल बना लिया। क्यों? हर आदमी का रोल मॉडल होता है, किसी भी व्यक्ति का जिस फील्ड में जाना चाह रहा है उसका एक रोल मॉडल होगा। हाँ, वो उसी फील्ड का बनाएगा तो उसमें जाएगा। तो अगर उसको, तो उसने ये बना लिया। अब वो जब जेल में आता है, मान लो वो वाला जो रोल मॉडल था बड़ा माफिया भाई, वो भी जेल में है, और वो जो छोटा मोटा चोर था जो बनना चाह रहा था बड़ा भाई, उसको रोल मॉडल बन के वो भी जेल में आता है। अब यहाँ जेल तय करेगी कि वो अपराध की दुनिया में जाएगा या नहीं। जो बड़ा माफिया है उसके रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि वो वापस नहीं आएगा। वो 20-25 हज़ार की नौकरी नहीं करेगा जेल से स्किल ट्रेनिंग सीख के, वो बहुत दूर जा चुका है। लेकिन वो जो छोटा वाला आया है चोर,
वो बड़ा माफिया न बन पाए, इसके लिए जेल की भूमिका आती है। तो हम लोग उस पर काम करते हैं कि उससे इंस्पायर ना हो पाए। जब वो जेल में देखेगा, अगर जेल नियंत्रित नहीं है किसी भी कारण से, भय में या लोभ में, दो ही चीजें होती हैं जो व्यक्ति को कमजोर करते हैं, कमजोर बनाती हैं, भय या लोभ। तो वो माफिया का अगर उसने वही जलवा जेल में देख लिया तो श्योर हो गया कि यही ठीक है, उसका लक्ष्य तय हो गया, रोल मॉडल यही है, इसका बाहर भी जलवा था, अंदर भी जलवा था, तो वो तय कर लेगा अब तो मैं यही बनूंगा, भाई का जलवा यहाँ भी है। और वो भाई कोशिश करेगा कि वो उसके उसमें आ जाए गैंग में, तो उसको टॉर्चर कराएगा, कुछ भी कराएगा। फिर वो जाता है, हम लोग के पास आता है, मान लो हम लोग उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं, फाइनली मदद उसे वहाँ से मिलती है, तो वो उसका हो गया। इसका दूसरा सीन ये होगा कि जो बाहर भाई थे वो अंदर पता पड़ा, जैसे लाइन में लगे हुए हैं, थाली लिए खाना खा रहे हैं, सुबह बैठ के गिनती दे रहे हैं, जैसे एक छोटा मोटा आदमी था कोई, वैसे ही वो सब बराबर में, तो उसे लगेगा ये तो बाहर तो बड़ा जलवा था, यहाँ ये क्या हो गया। तब उसको पता चला ये कैसे हुआ कि भाई ये तो प्रशासन है, हुआ ऐसे ऐसे हुआ, तब उसको लगेगा नहीं, इससे भी बड़ी ताकत कोई है। तो वो हो सकता है अपनी विचारधारा पूरी बदल दे, उसका रोल मॉडल एकदम से बदल जाए, वो सोचे मुझे नहीं तो मुझे सरकार का अंग बनना है, मुझे तो अधिकारी बनना है, पढ़ूंगा लिखूंगा। क्योंकि ये माफिया भी यहाँ उनके प्रभाव में आके ये बिल्कुल लाइन में लगा वो खाना खा रहा है, मतलब बिल्कुल एक आम आदमी की जिंदगी जी रहा है। तो ये चीजें फर्क करती हैं। तो इससे निश्चित हो गया कि उस आदमी का, जो छोटा चोर आया था, जो बड़ा अपराधी बन सकता था, उसकी प्रवृत्ति में एक अंतर आया, उसने अपना लक्ष्य बदल दिया कि अब मैं माफिया नहीं बनूंगा, मैं कुछ अच्छा आदमी पढ़ूंगा लिखूंगा, कुछ और बनूंगा। तो एक बड़ा काम ये हो गया कि सोसाइटी को एक नया अपराधी मिलने से बचा लिया। जेल के अंदर भी कुछ गैंग्स वगैरह इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, जैसा मूवीज में दिखाते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई है, वेब सीरीज ब्लैक वारंट, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है? देखिए, और क्या अपराधियों को सुधारा जा सकता है, जैसे आपने अभी बताया? देखो, गैंग या गुट ये एक समाज की सच्चाई है, हर जगह होते हैं। घर में अगर 10 सदस्य हैं तो वहाँ भी मनमुटाव होंगे, गुट बने होंगे, ठीक है। समाज आजकल हर गांव में गुट हैं, प्रधानी का चुनाव एक गुट वो एक गुट ही है, तो वो जो समाज से लोग हैं वही जेल में आ रहे हैं। तो मतभेद, मनभेद और इस तरह की स्वाभाविक होंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है जेल अथॉरिटीज पे, प्रशासन पे, कि कितना वो गुटबाजी कुछ प्रभावित कर पा रही है, या गैंगवार जेलों में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये डिपेंड करेगा प्रशासन कितना सख्त है। तो ये चीज जेल में बिल्कुल नहीं होने देते हैं हम लोग। कोई गुट नहीं जेल में हो, सब एक इक्वल हो, सब बंदी हैं, किसी भी लेवल के हो, जो है तुम बाहर थे। तो ये जब सख्त होगा प्रशासन तो कोई गुटबाजी नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा जाता है जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया गया किसी को एक नॉर्मल वे में रखा गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये भी डिपेंड करता है वहाँ के प्रशासन। मैंने पहले भी कहा, लोभ और भय दो चीज़ें होती हैं जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ से विचलित करती हैं। अगर जहाँ उस संस्था के जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो अगर किसी को अपने रिस्क पर, नियम में ऐसा कुछ नहीं, कोई नियम नहीं है, केवल एक ही कैटेगरी है कि जेल के अंदर आए तो आप सिर्फ एक बंदी हो, कोई प्रोफाइल नहीं है, कुछ नहीं, आम बंदी। कोई वीआईपी नाम का पूरे जेल मैनुअल में या कहीं किसी नियम में वीआईपी सुविधा, वीआईपी कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई किसी के प्रभाव में आ जा रहा है, कितना कर रहा है, वो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा था कि दिल्ली के एक मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनकी सेवा करता हुआ एक कर्मचारी या जेल का ही अदर बंदी वहाँ देखो, वो झाड़ू लगा रहा मैंने है, बताया ना, पहुंचा। लोभ या भय आदमी को हो सकता है। कभी कोई बड़ा आदमी आया और आदमी को लग रहा है कि नहीं ये मेरा बाहर जाके मेरा फलां कल्याण कर सकता है, ये कर सकता है, तो वो उसमें अपने एक लोभ में, लालसा में कर सकता है, उसकी ये इस आदमी की प्रवृत्ति है। तो इस तरह के लोग जो भी करेगा वो गैर कानूनी है, और वो जो कर रहा है वो अपने कर्तव्य के साथ, जो उसको ड्यूटी मिली है, जो सरकार ने और ईश्वर के आशीर्वाद में उसको दी है वो पद, तो उसके साथ वो छल कर रहा है, अगर इस तरह का कोई भी काम कर रहा है। अच्छा, एक बंदी को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब हम बाहर, वही लोग, बंदी जाता है बाहर से तो आदमी ना उसको एक अलग निगाह से देखते हैं, एक दुष्ट निगाह से कह लो, या उनको ऐसा लगता है कि ये तो गलत प्रवृत्ति का है। तो आपके यहाँ जब एक प्रिजनर आता है, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? क्या आपकी भी निगाह वही रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों की वो नहीं रहती। हम लोग बाइफरकेट करते हैं कि कौन किस तरह का है, किस क्राइम में आया है, सिचुएशनल क्राइम था
भावावेश में हो गया, आवेग में हो गया, या इसने जानबूझ के किया, क्रोध में हुआ, या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल है। समाज में हमारे में अभी स्टिग्मा है, जेल काट के आया है यह है, और उससे लोग भागते हैं। इस चीज को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन। देखिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं जेलों में, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों का है जो बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, सिचुएशनल क्राइम किया, आवेग में कोई घटना हो गई, अब उनको समाज अपराधी बनाना चाहता है। ये समाज पर निर्भर है, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये भले जेलों में हम रिफॉर्म करके भेजें आदमी को, 2-3 साल जेल में रहा कोई, उसको हम लोगों ने योगा सिखाया, हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं कि जो आदमी अनस्किल्ड आया, चोरी वगैरह कर रहा था, वो सब बहुत सारे लोग चोरी मजबूरी में करते हैं, रोजी रोटी के पेट के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग कुछ सिखा दें जेल में, कोई ये कोर्स करा दें, सर्टिफाइड कोर्स करा दें, कंप्यूटर ट्रेनिंग करा दें, या मोटर बाइंडिंग का करा दें, मोबाइल रिपेयरिंग, बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। ये कोर्स करके गया, अब उस पर सर्टिफिकेट भी है, तो अब जो सोसाइटी की स्थिति है वो आदमी सुधर भी गया, मान लो जेल में अच्छा आदमी हो गया, और ये हम लोग को यकीन है वो अच्छा हो गया, उसने अपना पूरा प्रायश्चित कर लिया, वो तय करके जा रहा है कि मैं अच्छा नागरिक बनूंगा, कहीं भी नौकरी करूंगा, 20-25-30 हज़ार की जो भी मिल जाएगी। अब वो कई जगह जाता है, आपके पास भी आएगा, आप नौकरी नहीं दोगे, आपने अच्छा जेल में सीखा है, तुमने जेल रह के आया है, नहीं दोगे, और कोई नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि फिल्मों से जो परसेप्शन बना है जेलों का, वो उसके दिमाग कि में। जेल नए अपराध के ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहां तो अपराध की नई नई तकनीक ही सीखते हैं लोग, ये एक जनरल परसेप्शन है सोसाइटी में। आप इसलिए नहीं दोगे, जेल काट के आया तो भला आदमी हो ही नहीं सकता। इस चीज के लिए जब जेलें देखी जाएं, आज की जेलों में या जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नहीं होती। हमने बहुत अच्छी लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, जिसमें करीब 15,000 किताबें हैं। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस रेगुलर चलती हैं, 30 बंदियों का बैच हमेशा चलता रहता है। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं, मैंने अपनी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में भी कोशिश की थी, जितने बड़े बिजनेस हाउसेस थे उस शहर के, उन सबको जेल की विजिट कराई, उन्हें दिखाया कि जेल में चल क्या रहा है, क्या होता है जेल में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, तो वो इस चीज़ पे एग्री हुए कि आपकी जेल से छूट के अगर कोई आएगा और हमारे यहाँ जॉब करना चाहता है, हम उसे जॉब देंगे। में परिवर्तन ऐसे आता है कि जेलों की सही भूमिका, जो सही स्थितियां हैं, अब वो बाहर आए। तो जेल में लोग किताबें लिख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक बंदी था, उसने 3 साल रहा, तो पिछले 1 साल में उसने कुछ किताबें मांगी थी, लाइब्रेरी से किताबें ली, उसने पढ़ा, और उसने किताब लिखी है। उसने क्या पढ़ा है? सारे पुराण और ज्योतिष का एक वो काफी बड़ा ग्रंथ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने बताया था। उस ग्रंथ को पढ़ा और पुराणों से उसने ज्योतिष की निकाली, एक बुक कंबाइंड बनाई उसने, पुराण और ज्योतिष को मिला के कुछ नया क्रिएट किया है। उसको पब्लिश करा रहे हैं, अभी हम लोग जल्दी पब्लिश कराएंगे। कंप्यूटर की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अभी एक बुक लिखी है एक बंदी ने ही, उसको भी हम लोग पब्लिश कराएंगे। तो उस टैलेंट को दिशा देनी है। और अगर सोसाइटी एक सुधरे हुए व्यक्ति को और स्किल्ड व्यक्ति को दोबारा स्वीकार नहीं कर रही है, तो अपराध को बढ़ावा सोसाइटी दे रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने कोविड में इन्फेक्टेड व्यक्ति को आइसोलेट किया, जब वो ठीक हो गया वापस ले तो वापस ले लिया, ऐसे ही क्रिमिनल इंटेंट है, कोई आदमी प्रभावित हुआ बुराइयों से और जब उसने दूर कर लिया तो आप उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो आप वो मजबूरी में क्या करेगा? फिर सर्टिफिकेट ले लिए घूमा, कोई नौकरी नहीं दे रहा है, फिर क्या करेगा? आखिरी रास्ता क्राइम, वापस फिर वहीं आएगा। तो इसमें ये सोसाइटी को भी जो एक सोशल स्टिग्मा है, जेल में अपराध होते हैं, जेल में अपराधी होते हैं, ये भी बदलना पड़ेगा, तब एक्चुअल जो संकल्पना है वो दूर होगी। हालांकि सब पे लागू नहीं होता, जो हार्डकोर क्रिमिनल है उन पे लागू नहीं होता, उनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट सिखा भी देंगे तो वो बाहर जाके 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं करने वाला है, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, क्योंकि उसने क्राइम की दुनिया पे अपना एक साम्राज्य खड़ा किया है। तो उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है रिफॉर्म पे, उनको अलग तरह कैसे करना है ट्रीट, क्योंकि वो नहीं होंगे, ये प्रैक्टिकल है। हमें सुपर आइडियलिज्म में नहीं जाना है कि सब हो जाएगा, सब हो जाता है। अंगुलीमाल भी सुधर गया था, वो एक अंगुलीमाल सुधर गया था और कई अंगुलीमाल बहुत सारे पड़े हैं अभी, तो सब नहीं सुधरेंगे। बजाय उन पर ऊर्जा लगाई जाए, उन अंगुलीमालों पर ऊर्जा लगाने के बजाय हम जो 70-80% लोग जो सामान्य हैं, जो अंगुलीमाल ना बन जाएं, कोशिश हमें करनी कि अंगुलीमाल बनने न दें।
उसके बाद अगर समय बचता है तो किसी अंगुलमाल को पकड़ के सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो जेल में आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? जैसे एक कैदी आता है और कई बार हम वीडियोस में देखते हैं कि जेल में टीवी वगैरह अलाउड होता है, लाइब्रेरी होती है, जैसे आपने बताया कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें आम हैं? हाँ देखिए, अब तो बहुत सारी चीजें जो सुधार की संकल्पना के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। हर बैरक में टीवी भी है उनके मनोरंजन के लिए, क्योंकि कोशिश ये अब जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण है, मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन डिग्निटी किसी की भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपराधी है या नहीं, एक बेसिक मानवीय गरिमा है वो सबको मिलना चाहिए। तो उसके और दूसरा एक कोशिश टेलीविजन सब जगह लगाने का ये कि आदमी डिप्रेशन में न जाए कोई व्यक्ति। अच्छा, मतलब देख सकता है टीवी हाँ, वगैरह टीवी पूरी है, तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार द्वारा अनुमन्य है, सरकारी खर्चे पे टीवी भी लगाए गए हैं। अब तो पीसीओ की सुविधा भी की गई है जेलों में, अच्छा, जिससे वो अपने परिवार से संवाद बनाए रखे। तो ये सारी कोशिशें, ये जब सुधार की बात करते हैं हमें, तो सुधार के मूल जो संकल्पना है उसमें पहले सुधार किसका करना चाहते हैं? कैदी आदमी का। हाँ। वो जो कैदी है या बंदी है जो जेल में आया है, वो मूल रूप में क्या है? सुधार ही एक करना। मनुष्य है। हम्म, तो कोई भी सुधार, किसी भी चीज का सुधार करना चाहते हैं तो हमें उसकी पहले ह्यूमन जो बेसिक डिग्निटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि मनुष्य है। ये मानेंगे कि वो मनुष्य है, मानव है, उसकी एक मानवीय गरिमा होती है, वो हम मान लेंगे तभी तो सुधार करेंगे। अगर हम उसे मान ही नहीं रहे कि मनुष्य ही नहीं है, पहले से ये अवधारणा कर ली कि इसने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया, ये है वो है, ये तो है ही नहीं मनुष्य, फिर सुधार किसका करोगे? सुधारने से पहले हमें उस वस्तु का, कोई वस्तु है मतलब टूटी फूटी कोई चीज है, उसे आप ठीक करना चाहते हो, तो पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि ये वस्तु है। टेबल टूट गई है, उसको आपको सही करना है, पहले तो ये मानना पड़ेगा ये टेबल था, तभी तो सही करोगे। अगर ये मानोगे ही नहीं कि टेबल था ही नहीं, तो सही क्या करोगे? तो इसी तरह से अगर हमें मानव सुधार की संकल्पना पर ध्यान देना है, तो ये मानना पड़ेगा कि ये मानव था, और मानव होता है तो उसकी एक डिग्निटी होती है, गरिमा होती है, जिसका हमारा भारत का संविधान भी उसके अक्षुण्णता की बात करता है कि मानवीय गरिमा अक्षुण्ण रहेगी। मतलब कोई भी वो चाहे टीवी देख सकता है, पीसीओ का एक टाइम निर्धारित होगा कि उसमें इस टाइम इतनी बार आप कर सकते हो कॉल? वो अबाध स्वतंत्रता नहीं है, जेल में रेस्ट्रिक्टेड स्वतंत्रता है, सारी नियमों के तहत हैं। जेल में और बाहर में अंतर। वो पीसीओ पे कॉल कभी ये नहीं है कि अभी मुझे करना है अभी कर ले, उसके लिए टाइम फ्रेम है, उसका टाइम शेड्यूल है, टाइम स्लॉट है, लिमिटेशन है, 5 मिनट ही कर सकता है, तो वो इतने दिन में कर सकता है। प्री रजिस्टर्ड नंबर पे कर सकता है, वो रजिस्टर्ड नंबर है उन्हीं पे करेगा, क्योंकि दूसरे पे नहीं कर पाएगा। तो वो सारी ऐसी टीवी का शेड्यूल है, क्योंकि वहाँ एक बैरक में 100 आदमी रह रहे हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से नहीं, आप घर में जब मन आया रिमोट चला दो, जो देख रहे हैं देखना है, नहीं देखना नहीं देखना। वहाँ सबकी सहमति बनाने के लिए वो हमने एक चौपाल सिस्टम लगाया हुआ है, जेल में सरपंच बनाए हैं बंदियों से ही चौपाल, वो तय करते हैं, एक शेड्यूल बना हुआ है, सुबह 6 से 7 भजन ही चलेंगे, 7 से 8 योग क्लासेस चलेंगी टीवी में, और दोपहर में 12 से 3 कोई मूवी लगा दी गई है तो वो पिक्चर चलेगी। मूवी कौन सी होगी ये सारी पहले से तय की गई। तो वहाँ ये नहीं है कि एक व्यक्ति इसमें स्वतंत्र नहीं है कि उसका जब जो मन किया वो देख ले। एक जब हम आए थे जेल के अंदर, तो कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी कि जब से आप आए हो आपने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया है जेल के अंदर, तो वो क्या है? देखिए, मेरी ये तीसरी पोस्टिंग है, मैंने अपनी पिछली दोनों पोस्टिंग में भी स्पिरिचुअलिटी पे काम करता हूँ, और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट डायमेंशन ऑफ द रिफॉर्म। भारत में हमारे यहाँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है। कुछ लोग ऐसे, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न दिखाने के लिए स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते हैं, बट हमारे यहाँ का जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है या जो हमारे शास्त्र हैं वो सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट से हैं। हमारे यहाँ का साइंटिफिक टेम्परामेंट और स्पिरिचुअलिटी में कोई विरोध नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। और इसका अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं, इसरो हैं, वहाँ पर जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पहले पूजा होती है। सबसे बड़े भाई अब्दुल कलाम साहब बड़े वैज्ञानिक थे, ईश्वर में आस्था रखते थे, पूजा पाठ भी कराते थे, तो इनमें कहीं विरोध नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। इवन अगर आदमी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल इन द रियल सेंस, फालतू आडंबर वाला वो पोंगापंथी नहीं कि वो
वो कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है जब डेवलप, तो वो स्पिरिचुअल है, तो वो व्यक्ति वही होगा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए जरूरी नहीं कि साइंस पढ़े, लॉजिकल समझ में आना चाहिए क्या चीज़ें हैं, लॉजिकल उसका एक कंसेप्ट होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी एक रिफॉर्म का बहुत बड़ा माध्यम होता है। स्पिरिचुअलिटी में जाके आदमी अपना एनालाइज कर पाता है। जब स्पिरिचुअल होगा तो एनालाइज करेगा कि गलत किया था, सही किया था। बिना स्पिरिचुअलिटी के वो हर आदमी जस्टिफाई करेगा अपने हर कृत्य को। जस्टिफिकेशन हर चीज़ का होता है। हर बलात्कारी 1000 उदाहरण दे सकता है कि मैंने बलात्कार किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए किया। हर चोर पे 1000 एग्जाम्पल होंगे मैंने चोरी क्यों की, वो अपना अधिकार बता सकता है। अगर उसके अंदर बेसिक साइंटिफिक टेम्परामेंट या स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी तो वो कभी अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकता। रिफॉर्म करने के लिए ज़रूरी क्या है? स्पिरिचुअलिटी। कमी पता चलना। पहले ये, आप किसी बीमारी को कब ठीक कर पाओगे? जब आपको क्या पता करते होगा हैं? दिक्कत जब आप क्या है। बीमारी, आप जाते हो डॉक्टर के पास, कहा मैं बीमार हूँ, डॉक्टर क्या करता है? पहले जांच कराता है, बीमारी पता लगाए ना है क्या बीमारी, तभी तो ठीक होगी। ऐसे ही तो दवा नहीं दे देंगे। ऐसे ही आप एक व्यक्ति का रिफॉर्म करना चाहते हैं या एक व्यक्ति अपने आप को रिफॉर्म करना चाहता है, अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है, तो पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर एक कमी है, तभी तो इलाज करोगे। तो ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कमी क्या है, तभी उसको दूर कर पाओगे, तभी एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। तो जेल चूंकि सुधार गृह है, वहां पर आदमी को इसी बात का मौका दिया जाता है कि तुमने जिन परिस्थितियों में जो भी क्राइम किया, सामाजिक या विधिक मानदंडों का उल्लंघन किया, जैसे भी हुआ तुमसे, अब उसका एनालाइज करो कि क्यों हुआ। वो खुद ही कर सकता है, कोई नहीं बता सकता इस चीज को। अपना आकलन आदमी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। खुद वो बेहतर जानता है कि उसने किया था, नहीं किया था, किन परिस्थितियों में किया था। ये तब आएगा जब उसकी प्रवृत्ति एक सामान्य मनुष्य की होगी, और वो आध्यात्मिकता से ही आता है। जब वो अपने से ऊपर किसी को मान पाएगा, और इसे चाहे आप, आध्यात्मिकता और आस्तिकता में अंतर है। यहाँ धर्म को आप पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को मान, आध्यात्मिकता का ईश्वर से भी कोई लेना देना नहीं, सीधे सीधे। आप आध्यात्मिक हैं तो आप अनीश्वरवादी भी हो सकते हैं, ईश्वरवादी भी हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप आध्यात्मिक हों और ईश्वर को भी माने। ईश्वर को आप दूसरे रूप में मान सकते हैं। ईश्वर है कोई जो भी है, इस पूरी यूनिवर्स को जो भी गवर्न कर रही है, वो कोई एक पावर है। आप उसको ईश्वर नाम दे दो, आप उसको कोई दूसरा नाम दे दो, या आप उसको साइंटिफिक भाषा में कहो सुपर पावर कह दो, कोई तो है जो इस चीज़ों को संचालित कर रही है। सब चीज़ें अपने आप संचालित होती हुई दिख रही हैं। तो हर एक छोटी सी व्यवस्था होती है, उसमें एक संचालक होता है, वो नियम तय करता है। तो यहाँ बहुत सारे नियम हैं जो सरकार ने तय नहीं किए हैं, चल रही है फिर भी व्यवस्था, तो उसके लिए कोई ना कोई तो है जो गवर्न कर रहा है। तो उसको आप ईश्वरवादी हैं तो ईश्वर मान ले, लेकिन स्पिरिचुअल होना अलग चीज़ है। स्पिरिचुअल में आप ये अपना एनालिसिस करना होगा सही गलत का, और जिस दिन गलत समझ जाओगे आप कि हाँ ये मेरी गलती है, तो दूर कर लूँगा। हाँ, स्पिरिचुअलिटी से हम थोड़ा सा जल्दी उस सब चीजों को दूर कर सकते हैं और लोगों के मनों को बदल सकते हैं। अब जेल में ना काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन पर मानसिक रूप से कई बार ऐसा देखा जाता है कि दबाव बहुत ज्यादा रहता है। हमने ऐसा भी देखा है कि अभी इसी जेल की शायद घटना है कि यहाँ पर हेड वार्डन कुछ साल पहले उसने खुदकुशी कर ली थी। तो इस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किस तरीके से किया जाता है, कैसे उनके मानसिक दबाव पर देखिए, मानसिक दबाव हर संस्था में है लगभग। यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों को डील कर रहे हैं वो नॉर्मल लोग नहीं हैं किसी भी तरह से, ठीक है। क्योंकि वो समाज, वो लोग हैं जिनको समाज से को खतरा था उन लोगों से। तो समाज ने और कानून ने क्या किया, उनको आइसोलेट कर दिया, एक अलग जगह रख दिया। तो ये सारे लोग इकट्ठे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी इनिशियली नेगेटिव हो सकता है, तो एक नेगेटिव एनर्जी आने स्वाभाविक है। और जो जेल का जितना नीचे जो वार्डन लेवल का कर्मचारी होता है, वो रेगुलर उनके टच में रहता है, उसे 8 घंटे की जो ड्यूटी करनी है उन्हीं के बीच में करनी है। तो बहुत स्वाभाविक है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज इसके अंदर आ जाएं। कई बार ये होता है कि बहुत सारे बड़े अपराधी भी होते हैं जेल में, प्रभावशाली भी लोग होते हैं, तो वार्डन उसके संपर्क में, तो कई तरह से वो डर भी सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। लेकिन फिर यहीं प्रशासन का काम हो जाता है कि अपने
कर्मचारियों को भी किस तरह से उनकी मदद करनी है। तो हम लोग महीने में 1 या 2 बार कोशिश करते हैं, एक स्टाफ मीटिंग करते हैं, और वो मीटिंग एक तरह से इनफॉर्मल होती है। उसमें हर हमारा कर्मचारी अपना, जिसको जो भी टैलेंट है वो भी अपना 3-4 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें वो अपना कोई गाना गाता है, गाएगा, कोई जो सुनाएगा, एकदम जस्ट पारिवारिक होता है। उसके बाद सब लोग फिर डिनर करते हैं साथ में। तो उसमें ये है कि दूरी ना हो। मतलब जब हम बंदियों के सुधार की बात करते हैं तो हमारे स्टाफ को हमें पहले आगे रखना होगा और उनकी समस्याओं पे भी विचार करना होगा, और उनमें दायरा इतना ना हो कि वो अपनी जेन्युइन बात हमारे सामने ना कह पाए। तो कोशिश करते हैं कि उनको ये एहसास हो कि फैमिली है। सही गलत पे डांटना, दंडित करना वो एज एन ऑफिसर अलग काम है, लेकिन उनकी कोई समस्या है, जेन्युइन है, तो उनको सुनना और उनको समझना। तो जब वो एक दूरी नहीं होती, अपनी बात कह सकता है वो उच्च अधिकारियों से, तो वो डिप्रेशन अगर आ भी रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। समस्याएं समय बहुत सारी होती हैं हर जगह, हर समस्या का समाधान भी नहीं होता, लेकिन आधा समाधान तभी हो जाता है जब आप किसी की समस्या सुन लो। अब हम आते हैं अपने इस एपिसोड के आखिरी क्वेश्चन पे। उसके बाद कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जो आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है, दोबारा से मैं आपका पर्सनल आ गया, कि क्या कभी सोचा था आपने कि इतनी बड़ी प्रशासनिक पोस्ट मुझे मिलेगी? देखिए, छात्र जीवन में कभी नहीं सोचा था, ना कोई लक्ष्य था उस तरह का, क्योंकि जिस परिवेश में पले बड़े थे तो वहाँ इतने बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना सहज नहीं था। बस इतना भरता पढ़ लिख के कुछ छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा जीवन में, जो जितना देखा था आसपास में। तो बाद में जब जैसे आगे बढ़े, पीजी वीजी कर लिया, फिर सोसाइटी में गए कि लोगों से मिलना हुआ, फिर एक जो होता है ना अपने क्षमताओं का विश्लेषण और क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन, तो कई लोग देखे तो लगा कि नहीं यार हम भी ठीक हैं, तो कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये सब होता चला गया। अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आप चाहो शॉर्ट में भी दे सकते हो, लंबा करना चाहो लंबा भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो, अगर इसकी परीक्षा पास करनी है तो? क्लैरिटी। क्लैरिटी। कौन सी किताब आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? देखिए, किताबें मेरा शौक रहा है, किताबें पढ़ना, तो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो हर किताब के कुछ अध्याय, किसी का कोई बातें, बहुत सारी किताबें जिनके चीज़ें अच्छी लगी और जीवन में उनसे परिवर्तन आया है। फिर भी कोई एक किताब अगर हम जानना चाहें जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक रही हो? तो ऐसी 2 किताबें हैं जिनको मैं जीवन का आधार मानता हूँ, किसी भी जीवन का, अपने जीवन का तो है। मैंने तो, मेरा जीवन एक बहुत परिवर्तन में हुआ है जब से मैंने 2 किताबों को आत्मसात किया है, रामचरितमानस और भगवत गीता। ये दोनों हमारे यहाँ श्रद्धा के भी विषय हैं, पूजनीय ग्रंथ हैं, और साथ ही इनको एक पुस्तक के रूप में अगर आप अध्ययन करते हैं तो प्रबंधन के सबसे बड़े शास्त्र हैं ये। आज का कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, इससे अच्छा प्रबंधन के गुण नहीं सिखा सकता। अब एक काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप जेल अधीक्षक नहीं होते तो क्या बनना पसंद करते? एक शिक्षक बनता, गणित का टीचर होता। वह एक बात जो आप कभी अपनी जेल नौकरी में नहीं भूलेंगे इस पूरी यात्रा के दौरान? ऐसा कुछ विशिष्ट तो नहीं है कि जो न भूलने वाली, और बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जो समय सापेक्ष याद आते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो हमेशा याद रहे, लेकिन कभी परिस्थिति होती है तो कोई एक विशेष प्रकरण होता है, बहुत समय याद आता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। अपने कैरियर का सबसे मुश्किल दिन कौन सा रहा? हाँ, वो इस नौकरी में तो मैं बता सकता हूँ। मुश्किल था लेकिन डर नहीं था। शुरू के दौर में ही मुझे लग रहा है 6-7 महीने हुए होंगे मेरी पहली पोस्टिंग में, तो चीज़ें शुरू की गई थी जिस हिसाब से सुधार की दिशा में। तो वहाँ बहुत सारे जो प्रभावशाली लोग थे अंदर, उनके हित प्रभावित हो रहे होंगे। तो अंतिम उपचार जो रहता है, उन्होंने एक एजिटेशन किया, हंगर स्ट्राइक का, और कुछ ही लोग थे उसमें, 20-21 लोग थे। तो 2-3 दिन तक चला, समझौते की बात, 1-2 गया मैं भी, तो वो समझौता चूँकि और ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब हमने चूँकि उनकी बातों को पूरी तरह से नकार के और एक तरह से चैलेंज कर दिया कि अब तुमको ठीक ही कर देंगे। तो वो थोड़ा टफ डे था। एक्चुअल बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था डिपार्टमेंट का, जेल के संचालन का, 6-7 महीने हुए थे। लेकिन एक ये था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी कि सब ठीक करना है,
भाव कोई गलत नहीं था, मंशा गलत नहीं थी, किसी तरह से इंटेंशन मेलाफाइड नहीं थी, तो एक क्लैरिटी थी होगा। बाकी एक स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर में आस्था थी, ये सब ठीक कर लेंगे। तो वो भी एक नज़ीर बना, जिस तरह से वो हंगर स्ट्राइक उन लोगों की ख़त्म की, जिस तरह से किया गया। तो मुझे लगता है कि शायद जहाँ कभी हंगर स्ट्राइक मेरे टेन्योर में नहीं होगी। आपका पसंदीदा नेता मुलायम सिंह यादव, अटल बिहारी वाजपेयी या कोई और? देखिए, एक व्यक्ति को लिया जाए तो मुझे लगता है ऐसे कोई नेता नहीं है जिसको मैं पूर्ण रूप में पसंद करता हूँ। सब नेताओं में अलग अलग क्वालिटी है। किसी नेता का ये था कि ज़मीन से जुड़ाव था, वो उसकी क्वालिटी अच्छी लगी। किसी नेता का ये था कि उसका राष्ट्र के प्रति एक नीतियाँ बड़ी स्पष्ट थीं, वो क्वालिटी उनकी अच्छी लगी। किसी का अच्छा था कि वो विदेश नीति में बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से अलग अलग नेताओं में अलग अलग गुण थे। पूर्ण परफेक्ट कहा जाए तो मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसा कोई हुआ है, नहीं तो हमारा देश एक अलग लेवल पे होता। ऐसी कोई कविता जो आप कैदियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुनाते हो? हाँ, कविता मैं सुनाता रहता हूँ। तो कई 2-3 कविताएं खुद मैंने भी लिखी हैं, 1-2। और एक तो जो अक्सर मैं बताता हूँ, जो मेरी उसी पॉजिटिव थिंकिंग पर है कि आदमी जो चाहता है वो मिल जाता है उसको। 4 पंक्तियाँ हैं उसकी जो अक्सर मैं सुनाता हूँ बंदियों को। उसमें ये है कि अर्जुन हो तो कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे, हनुमत हो तो राम तुम्हें मिल जाएंगे। तो भाव ये कि आपको पात्र बनना पड़ेगा। तो अर्जुन को श्री कृष्ण मिले किस रूप में? सारथी के रूप में। वो तो अवतार थे। आज कितने लोग उनकी साधना में लगे कृष्ण मिल जाएं। अर्जुन को मिल गए सारथी के रूप में, अगर आज की भाषा में कहो ड्राइवर के रूप में। तो पात्र बनना पड़ेगा। तो यही कविता कहती है, अर्जुन हो तो कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे, हनुमत हो तो राम तुम्हें मिल जाएंगे। मन को चंगा, तन को गंगा कर लो तुम, घर में चारों धाम तुम्हें मिल जाएंगे। तो पात्र बनो, अपने मन को शुद्ध कर लो, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको अपने आसपास ही मिलेगा, आप खुद शुद्ध हो जाओगे। तो हनुमान जी को राम मिले थे, कहाँ मिले थे? कौन आया था मिले? हनुमान जी गए थे या राम जी आए थे? राम जी आए थे जंगल में, बिल्कुल। तो क्योंकि हनुमान जी की श्रद्धा इतनी थी, उनके भाव इतने प्रबल थे, भगवान को स्वयं कि भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो अगर आप इतने मजबूत हैं अपने भाव में और अपने लक्ष्य के प्रति, तो भगवान भी मिलने आ जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसी कोई एक चीज जो आज आप अपने बचपन की मिस करते हो, खास तौर से जो बाहा जैतपुर आपके गृह क्षेत्र से, जन्म स्थान से रिलेटेड हो? लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मिस करते हैं एक चीज़ें, तो जो बचपन के जो दोस्त थे हमारे, और वहाँ का जो खेलना, जो अपने बचपन का माहौल था, वातावरण था, जिस तरह से एकदम बिंदास होके जो खेल खेलते थे। कोई बड़े खेल नहीं होते थे, लेकिन बस ये दोस्तों के साथ जो था उसको तो मिस करते हैं। आपकी जीवन का कोई मंत्र? हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकें और आगे कैरियर में कुछ कर सकें? देखो, जीवन बड़ा सहज और सरल है। हमारी अस्पष्टता होती है, अनक्लियरनेस होती है। जब हम क्लियर नहीं होते, उससे जीवन हमें जटिल और कॉम्प्लेक्स लगता है, डरावना लगता है। ऐसा है नहीं, बहुत सहज है, बहुत सरल है। बस आपको एक चीज़ करनी है, क्लैरिटी रखनी है, हमको चाहिए क्या जीवन से, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हर व्यक्ति का एरिया ऑफ हैप्पीनेस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। किसी व्यक्ति को आनंद किताब पढ़ने में मिल सकता है, किसी को क्रिकेट खेलने में मिल सकता है, किसी को लग्जरी गाड़ी, बड़ी महंगी 3-4 करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी चलाने में आनंद मिल सकता है, किसी को बस 2 लाख की गाड़ी में भी आनंद मिल सकता है।
लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि आपको आनंद किस में मिल रहा है, उस दिशा में आगे बढ़े। बहुत सारे लोग जो आज कष्ट का विषय है, जो लोग बहुत सारे दुख में हैं, उनका इस वजह से उन्हें पता नहीं मुझे चाहिए क्या। वो दूसरे को देख रहा है, उसने देखा मेरी पड़ोसी ने तो बड़ी गाड़ी ले आया, मर्सिडीज ले आया, तो वो लग गया कि मैं भी मर्सिडीज खरीदूंगा। अब उसको पता पड़ा जब मर्सिडीज खरीद ली उसने, तो उसमें भी सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका वो सुख था ही नहीं, उसे पता ही नहीं मारुति 800 और मर्सिडीज का अंतर ही नहीं पता उसको। लेकिन वो बेकार में पीछे पड़ा था, जब मिल गई तो पता चला नहीं ये तो मेरा है ही नहीं खुशी का साधन। तो ये वो तय कर ले कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, फिर वही काम करे, देखा देखी किसी को ना करे या दूसरे को फॉलो ना करे। हो सकता है जिसने मर्सिडीज खरीदी थी पड़ोसी ने, उसको आनंद आ रहा है क्योंकि वो जानता है अंतर क्या है दोनों चीजों में। तो ये चीज अपनी क्लियर करे, और सिर्फ अपना ये आत्म मंथन से आएगी, दूसरे को फॉलो करने से नहीं आएगी। ना पैसा खुशियों का साधन है, ना बड़ा पद खुशियों का साधन है। अगर ऐसा होता तो इस देश में पिछले कुछ वर्षों में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने भी सुसाइड किए हैं, बड़े बड़े आध्यात्मिक नेताओं ने आत्महत्या की है, ब्यूरोक्रेट ने आत्महत्या की है। अभी पिछले 2-4 साल पहले किसी एक जिले के जिलाधिकारी ने आत्महत्या किया था वर्किंग। तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये निश्चित है, कोई चीज खुशी का साधन नहीं है, पद सापेक्ष नहीं है, भौतिक संसाधनों के सापेक्ष नहीं। खुशियां आपको चिंतन करना होगा, सफलता के बारे में भी खुद चिंतन करना होगा, और क्लियर रहना होगा व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ एंड हाउ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ। ये सिर्फ आपको तय करना है। जिस दिन ये कर लेगा आदमी, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं, खुश है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से जेल अधीक्षक साहब ने पूरी बात को बहुत ही साधारण भाषा में समझाया है। मेरा आज का जो इस पॉडकास्ट करने का मेन लक्ष्य था वो ये था कि हमारे देश के अंदर कई लाख स्टूडेंट हर साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की फालतू चीजों में फंस जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। आज जो मुझे समझ में आया इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वो ये समझ में आया कि आप सिविल सर्विसेज परीक्षा को करने जाएं, लेकिन ये सोच करके ना जाएं कि यही एकमात्र लक्ष्य है जो हमारी जीत और हार तय करेगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो शायद आज का ये हमारा पॉडकास्ट आत्मसात हो जाएगा। और फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, हमने पूरी कोशिश की है कि एक छोटे कस्बे के व्यक्ति को, जो बहुत सारे हिंदुस्तान में हमारे ऐसे लोग हैं जो वहां से आते हैं और किस तरह से बड़ा अधिकारी बनने की सपने देखते हैं, वो पूरा कर पाए। कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम शायद इस 1-1.25 घंटे के पॉडकास्ट में ना रख पाए हों, तो आपसे मेरा पुनः निवेदन होगा, उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि भविष्य में दोबारा हम सर का टाइम लें और उस चीज को निकालने की कोशिश करें, ताकि आपको और अच्छी तरीके से एजुकेट कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट हमारा था एक नए चर्चा पर, नए विषय पे। अगली बार कुछ और अन्य विषय पर एक अन्य पॉडकास्ट लेकर के आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।